हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त चल रहे होंगे। आज आप लोगों को मैं क्या लेकर के आई हूँ पढ़ाने लिखाने के लिए, तो आज मैं आप लोगों के लिए 125 आपको कि मैम आप तो एकदम पूरा टेस्ट सीरीज ले आई हैं। बट टेस्ट सीरीज में थोड़ा सा ट्विस्ट है कि केवल और केवल क्या है, टेक्सटाइल से क्वेश्चन है। क्या है? केवल और केवल आप लोगों का मैंने 125 क्वेश्चन टेक्सटाइल का लेकर के आई। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन अच्छे हैं। रैपिड रिवीजन के लिए होगा, ठीक। तो इस तरीके से आप बने रहिएगा। इसके बाद मैं आप लोगों का क्या कराऊंगी, हार्ट से और लीवर से मैंने कुछ क्वेश्चन कलेक्ट किया है, ठीक है। किससे? हार्ट एंड HERT, हर्ट ऐसे होता है ना, HERT हर्ट, ठीक। क्या है? LIVER, लीवर, ठीक। तो हार्ट और लीवर से मैंने कुछ कुछ क्या 100 क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया है, ठीक है। मांगा है, रिकॉर्ड बस नहीं किए हैं, कल कर देंगे, ठीक है। तो ये करा देंगे। राधिका जी कमेंट बॉक्स में कर रहे हैं कि मैम RDA करा दीजिए, ठीक है। RDA का भी क्वेश्चन मैंने मांग लिया है। और सृष्टि जी का कमेंट आया कि मैम होम मैनेजमेंट से करा दीजिए। सब लोग मुझे थोड़ा थोड़ा सा टाइम देते रहो, मैं सारी चीज़ें क्या करूँगी आप लोगों को तैयार करा रही हूँ पढ़ाने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन मैंने रखा है। जैसे जैसे क्वेश्चन मिलता रहेगा उस तरीके से वीडियो आप लोगों का मैं अपलोड करती रहूँगी। फिलहाल आप लोगों की क्लास लंबी होगी क्योंकि 125 क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग धैर्य बना करके बैठे रहना। आप लोगों का क्वेश्चन मैं फटाफट कराने वाली हूँ। आप आंसर करो, क्या होगा? कॉटन इज अच्छा, जो नए बच्चे हैं उनके लिए क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि महत्वपूर्ण वीडियो आपसे ना छूटे। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हो, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, बहुत अच्छा लगता है देख कर कि मैम हम लाइव नहीं पढ़ पा रहे हैं, हम अपने बेटे की ID से पढ़ रहे हैं, हम इनसे आप लोग चाहे जिससे भी पढ़ो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। कोई भी आदमी की ID से कोई पढ़ रहा है, बेटे का हो बेटी का, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस कोई उल्टे सीधे उलूल जुलूल कमेंट ना आए। आप पढ़ते रहो, कोई बात नहीं है। आप अगर आदमी ही हो, मेरे क्लास को पढ़ रहे हो, तो खैर कोई बात नहीं, ठीक है। बॉयज़ मतलब आदमी का मतलब अगर बॉयज़ ही हो, अगर मेरे क्लास को पढ़ रहे हो, भाई होम साइंस क्यों बॉयज़ नहीं पढ़ रहे हैं? आप लोग LT में ही देख लो, 200 जगह है। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। आप बस भद्दा कमेंट ना करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप आराम से पढ़ते रहो, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है, जैसे सारे बच्चे पढ़े वैसे आप लोग भी पढ़ लो। कोई वो नहीं, बस ये है कि रेगुलर आप क्लास में बने रहोगे तो आप अपने अंदर कुछ इंप्रूव देखोगे, ठीक है। नहीं तो आप यहाँ पढ़े रहो, फिर 2 दिन पढ़े छोड़ दिए, फिर छोड़, तो इससे कुछ नहीं होता है, ठीक। कंटिन्यूटी हर जगह जरूरी होती है। एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। आप लोग कहोगे मैम हमारा मनोबल तोड़ रही हैं, तो आपका मैं मनोबल तोड़ने वाली बात नहीं करूँगी। टोटल सीट कितनी होम साइंस की? आपने कहा मैम 369। इतना है ना? तो यस मैम इतना है। बच्चे इस पे कितने हैं आप लोगों को मैं बता दूं? सुनोगे तो आप लोगों को बहुत दुख होगा। 89,223 बच्चे हैं। आप देख लो आप कहाँ हो, किस जगह पे हो, आप अपना डिसाइड कर लीजिएगा। एक सीट पे एवरेजन 141 या 42 बच्चे आ रहे हैं, ठीक है। कितने? 142 या हम 141 बच्चे आ रहे हैं। मैंने कहा आप लोगों को मैं बता दूं, नोटिफिकेशन तो पब्लिक हो गया था, लेकिन मैं आप लोगों को बता नहीं पाई थी। आप लोगों को जहाँ तहाँ से कहीं से जानकारी तो मिली गई होगी। तो 89,223 सीट, 223 फॉर्म पड़े हुए हैं। कितने सीट के लिए? 369 के लिए, ठीक है। 369 के लिए। अब आप सोच लो आपकी क्या जगह है। मैं तो हमेशा ये कहती थी, क्या आप 199 बच्चे को पीछे छोड़ पा रहे हो? तो अब 199 नहीं, क्या आप 140 बच्चों को पीछे छोड़ पा रहे हैं? जिस दिन ऐसा आपके अंदर काबिलियत होगा उस दिन आप नौकरी पाओगे। तो आप समझ लेना कि लेवल कहाँ है। मेरा बिल्कुल भी मतलब नहीं था कि आपको ये कह करके मैं आपको डिमोटिवेट कर दूं। मेरे कहने का ये मतलब है कि आप और सतर्क हो जाओ और अच्छे से पढ़ो और डीप जा करके पढ़ो, ठीक है। आप आंसर करें। प्रश्न नंबर 1 का आंसर करें। क्या है? आराम आराम से आंसर करते रहो। 125 क्वेश्चन है, समय ज़्यादा लगेगा। कपास है। कॉटन क्या है? प्रोटीन रेशा है, सेलुलोजिक है, कृत्रिम है, खनिज है। अब आप लोग दनादन एकदम आंसर दे दो, रैपिड एकदम फायर में, कि हम लोग 1 घंटे 10 मिनट में 125 क्वेश्चन अपना कंप्लीट कर लें। तो आपने कहा मैम कॉटन जो होगा सेलुलोजिक फाइबर होगा। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। छोटे छोटे प्रश्न है, कोई बहुत बड़ा नहीं है, बिल्कुल भी कथन कारण का नहीं, बस इसी तरीके से प्रश्न है, ठीक है। तो मैंने कहा था छोटा ही लाइएगा, छोटे छोटे में दीजिएगा, कथन कारण नहीं, ताकि बच्चों का रिवीजन मैं फास्ट करा सकूं। दूसरे का आंसर करें। ऊन प्राप्त होता है रेशम कीट से, भेड़ से, कपास पौधा से, जूट से। बिल्कुल भी छोटा क्वेश्चन हो गया है। तो आपने आंसर किया मैम भेड़ से ऊन प्राप्त होता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग भेड़ ही जाएगी, तो जरूरी नहीं कि केवल सीप एंड भेड़ से ही ऊन प्राप्त होता है, ठीक है। तीसरे का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर तीसरा। अब यहाँ से प्रसार शिक्षा उल्टा जा रही हूँ क्या मैं? यस। क्या है? मैं उल्टा जा रही हूँ, ठीक है, इसीलिए तो हमने कहा। अब यहाँ प्रसार शिक्षा, मैंने तो प्रसार शिक्षा एक वो नहीं मांगा था, ठीक। उल्टा मैं चली गई, ठीक है। आंसर करें क्वेश्चन नंबर 3 का।
रेशम रेशा बना होता है, सेलुलोज का, प्रोटीन का, नायलॉन का, पॉलिएस्टर का। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि रेशम का रेशा किससे बना होगा। आपने कहा मैम सिल्क जो फाइबर होता है वो क्या होता है, प्रोटीन फाइबर होता है। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। मैं केवल 125 क्वेश्चन लाई ही हूँ, फटाफट आप लोग का मैं करा दूंगी। बिल्कुल भी आप लोग टेंशन ना लेना, ठीक है, कि मैम कैसे होगा, कब होगा। रे भैया मेरा दिमाग ही खराब है, मैंने आंसर दिखा दिया। फ्लैक्स फाइबर कम्स फ्रॉम, फ्लैक्स रेशा प्राप्त होता है जानवर से, पौधा से, खनिज से, कृत्रिम से। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि मैम फ्लैक्स जो होता है पौधे से प्राप्त होता है। वो भी इससे क्या प्राप्त होता है, तो लिनेन मिलता है। क्या, लिनेन मिलता है, ठीक है। ओहो, अब आदत पड़ गई ना। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करो। जूट इज अ, जूट एक है, क्या है, प्रोटीन रेशा, सेलुलोसिक रेशा, पुनर्निर्मित रेशा, कृत्रिम रेशा। बहुत छोटे छोटे प्रश्न हैं, आप लोग को लग रहा होगा कि मैम एकदम खिलवाड़ करने के लिए लाई हूँ, लेकिन खिलवाड़ नहीं, सब कुछ मैंने आप लोगों का रिवाइज कराने के पर्पज से लाया है, ठीक है। अब मांगा तो था वंडर, देखो क्या है बाहर, तो ये चीजें दिख रही है, वो क्लास ना आपका बंद हो जाए। आंसर करे क्या होगा, आप आंसर करते। ओहो, मेरा मोबाइल ही देखिए कैसा भाग रहा है। मोबाइल ना स्विच ऑफ करूँ, पीछे में चलिए फोन आ रहे थे, दूसरे वाले फोन आ रहे हैं। चलिए आंसर करिए। जूट एक है, तो जूट आपने कहा मैम ये भी सेलुलोजिक रेशा हो जाएगा, यस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करें क्या होगा। कपास का मुख्य घटक है, प्रोटीन है, सेलुलोज है, ऊन है, नायलॉन है। तो ये भी आप आंसर कर दी मैम, सेलुलोज होगा। फटाफट फटाफट आंसर देते चलो, बहुत अच्छा लग रहा है इस तरीके से मुझे करा करके छोटे छोटे क्वेश्चन, ठीक है। सबसे मुलायम प्राकृतिक रेशा है, ऊन है, रेशम है, जूट है, कपास है। सबसे मुलायम की बात कर रहा है तो सॉफ्ट सॉफ्ट क्या होता है। आपने कहा मैम अब ठंडी आ रही है तो क्या गलत की तरफ नहीं ले जाएंगे। आपने कहा मैम सिल्क हो जाएगा आंसर, वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा सिल्क। क्या होगा, सिल्क हो जाएगा, ठीक है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आपने कहा मैम आंसर इसका सिल्क हो जाएगा, ठीक, वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। 8 का आंसर करे क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 8। सबसे मजबूत प्राकृतिक रेशा है, रेशम है, फ्लैक्स है, कपास है, ऊन है। सबसे मजबूत की बात कर रहा है, तो सबसे कमजोर प्राकृतिक रेशा क्या होता, तो आपने कहा मैम ऊन होता है, बिल्कुल। सबसे मजबूत क्या होगा, अब आप आंसर करें क्या होगा 8 का। आपने आंसर कर दिया मैम फ्लैक्स, फ्लैक्स जो होता है कॉटन से भी मजबूत होता है, ये आप लोग जानते होंगे। फ्लैक्स जो होगा, फ्लैक्स ही लिनेन होता है, ठीक है, क्या होगा, लिनेन होगा। और यही क्या होता है, ये कॉटन के अपेक्षा मजबूत अधिक होता है, कॉटन के अपेक्षा कास्टली अधिक होता है। इसको राजसी रेशा कहते हैं, ठीक है। मिस्र में जो पिरामिड हो, पिरामिड नहीं सॉरी, वो क्या मम्मी जो होती हैं, उनके अंदर वहाँ पे क्या होता है, मम्मी जो लाश वगैरह रखी जाती है, ठीक है, उनके जो आँख वोख निकाल लिए जाते हैं, सारी चीज़ों में अंग अंग में वही लीलन ही भरा जाता है, ठीक है। आप लोग डरना नहीं कोई, ठीक। क्या होते हैं, एकदम सच में मन बन गया यार मम्मी, ठीक। तो क्या होता है, इनके जो भी आँख वाँख निकाल ली गई होती है, उसमें जो भी कपड़े भरे होते हैं, वो किसके होते हैं, तो लीलन के ही होते हैं, ठीक है। इस तरीके से चलो हटा दिए गंदा लग रहा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करें। लिलेन किससे बनता है, रिपीट हुआ क्या क्वेश्चन। जूट है, फ्लैक्स है, रेशम है, ऊन है। तो आपने कहा मैम फ्लैक्स है। अब आप लोगों का इसमें तो 125 में पूरा 125 भी सही होना चाहिए, क्यों गलत होगा क्या किसी का, जरा सा मैं देखूं तो। सबसे गर्म प्राकृतिक रेशा है, कपास है, ऊन है, रेशम है, जूट है। सबसे गर्म पूछ रहा, सबसे गर्म प्राकृतिक रेशा क्या होगा, तो आपने 10 का आंसर कर दिया मैम बी, यानी बुल हो जाएगा। क्या होगा क्या होगा, बुल होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करें। रेयान इज अ, रेयान क्या है, कृत्रिम रेशा है, पुनर्निर्मित रेशा है, प्राकृतिक रेशा है, खनिज रेशा है। रेयान क्या है, आपने आंसर कर दिया कि मैम पुनर्निर्मित रेशा, रीजनरेटेड फाइबर क्या है, रेयान को बोलते हैं। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करें क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 12। नायलॉन का आविष्कार हुआ था जापान में, अमेरिका में, फ्रांस में, जर्मनी में। आप आंसर करें क्या होगा, नायलॉन वाज फर्स्ट इन्वेंटेड इन, क्या होगा 12 का आंसर करें। तो 12 का आपने आंसर कर दिया मैम बी, यानी अमेरिका हो जाएगा। क्या होगा, अमेरिका हो जाएगा। नायलॉन का आविष्कार कहाँ हुआ था, तो अमेरिका में हुआ था। सेकेंड हमारी क्या ही हो जा रहा है, कुछ भी हो जाते कि आज आप लोग का क्लास ना कुछ गड़बड़ होगा। अच्छा उठो, इस मोबाइल को देख ले रही हूँ, मुझे इसे देखना ही नहीं है। तो क्या होगा, आपने कहा मैम अमेरिका आंसर हो जाएगा। क्या होगा, अमेरिका होगा, ठीक है। 13 का आंसर करें क्या होगा। पॉलिएस्टर का कच्चा पदार्थ है, पेट्रोलियम है, लकड़ी का गूदा है, कपास है, ऊन है। वुड पल्प है, पेट्रोलियम है,
कॉटन एंड वूल है। आप आंसर करें क्या होगा। तो आपने 13 का आंसर कर दिया, तो 13 का हो जाएगा ए। क्या होगा, पेट्रोलियम पदार्थ होगा। क्या होगा, पेट्रोलियम कच्चा पदार्थ होगा। ठीक है, 14 का आंसर करिए आप, क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 14, एक्रिलिक रेशा को और क्या कहा जाता है। कृत्रिम ऊन, कृत्रिम रेशम, कृत्रिम कपास, कृत्रिम जूट। एक्रेलिक एक्रिलिक रेशा को क्या कहा जाता है और किस नाम से जानते हैं। तो आपने कहा मैम कृत्रिम ऊन के नाम से जानते हैं। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। क्या कहते हैं, कृत्रिम ऊन के नाम से जानते हैं। 15 का आंसर करें आप लोग। हम लोग कितने मिनट में है ये भी आप लोगों को मैं बताना चाहूंगी। हम लोग 10 मिनट में 15 क्वेश्चन कर रहे हैं, तो 1 घंटे के अंदर या 1 घंटा 5-7 मिनट में हम लोग 125 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज कर लेंगे। इतने तो हम लोग एक्सपर्ट हो ही गए। आपने कहा यस मैम, हम लोग एक्सपर्ट तो बहुत है। आंसर करो क्या होगा आप लोग। पहला मानव निर्मित रेशा था, नायलॉन है, रियान है, पॉलिएस्टर है, एक्रेलिक। आप आंसर करो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करते। क्वेश्चन नंबर 15 आपने आंसर कर दिया मैम, रियान है। क्या है, रेयॉन है। ठीक है, 16 का आंसर करें। रेशम की चमक का कारण है, क्या है। प्रोटीन है, चिकनी सतह है, रेशे की लंबाई है, रंग है। रेशम की चमक का कारण क्या है, रेशम में चमक क्यों हो रहा है। आप आंसर करें 16 का। तो आपने आंसर कर दिया कि चिकनी सतह यानी स्मूथ जो उसका सरफेस है। आप लोग जानते हो जो चिकनी चीजें होती है वहां से लाइट बहुत तेज रिफ्लेक्ट करता है। यही रीजन है कि रेशम में क्या है, चमक अधिक होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर करें। 17 का, कौन सा रेशा गर्म करने पर पिघलता है। कपास है, ऊन है, पॉलिएस्टर है, रेशम है। तो गर्म करने पे आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो क्या पिघलेगा। तो आपने आंसर कर दिया कि मैम पॉलिएस्टर जो होगा गर्म करने पे क्या होगा, पिघलेगा। पॉलिएस्टर तो होगा ना। आपने कहा यस मैम, क्या हो जाएगा, पॉलिएस्टर ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर कर दे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, कौन सा रेशा जलने पर कागज जैसी गंध देता है। कॉटन हो गया, वुल हो गया, नायलॉन हो गया एंड सिल्क हो गया। 18 का आंसर कर दे आप लोग, क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपने आंसर फटाफट आप लोग आंसर करो, बहुत तेजी से आंसर करो, एकदम रैपिड फायर में। आपने आंसर कर दिया मैम ए, कॉटन जो होता है कागज के जलने जैसी गंध आती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर कर दे। क्वेश्चन नंबर 19, नायलॉन का आविष्कार किया गया था किसके द्वारा, वेलिस वेदर्स के द्वारा, कैरोथर्स के द्वारा। ठीक है, किसके, कैरोथर्स या कैरोदर्स। आप लोग जानते हो टीएस से थ भी होता है और टीएस से द भी होता है। लोग अपने हिसाब से पढ़ लेना, कैरोथर्स ही होता है। हम लोग पढ़े हैं कि वेलिस कैरोथर्स होता है। आइजक न्यूटन के द्वारा, जेटी फ्लैक्समैन के द्वारा, रॉबर्ट हुक के द्वारा। तो आपने कहा मैम ऑप्शन तो आप बहुत इजी सा ले आई हैं, हम लोग डिफाइन कर ले रहे हैं। इसका आंसर हो जाएगा बेलिस कैरोथर्स के द्वारा क्या है, नायलॉन का आविष्कार किया गया। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर कर दे क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम रेशा नहीं है। नहीं है और है को जरूर मार्क कर लेंगे आप लोग, ये सावधानियां होती है। रियान है, पॉलिएस्टर है, कपास है, नायलॉन है। 20 का आप आंसर कर दे क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपने आंसर कर दिया मैम, क्या हो जाएगा, कृत्रिम रेशा अगर एक नहीं है तो केवल और केवल कॉटन नहीं है। ठीक है, वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। 21 का आंसर करें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 21, वस्त्रों को रंग देने की प्रक्रिया कहलाती है। छपाई है यानी प्रिंटिंग है, डाइंग यानी रंगाई है, फिनिशिंग यानी परिष्करण है, ब्लीचिंग यानी ब्लीचिंग है। वस्त्रों को रंग देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। मैंने ओवरऑल जितने भी टेक्सटाइल होते हैं, डाइंग, फिनिशिंग, प्रिंटिंग, सबसे मैं क्वेश्चन लेकर के आई हूँ। ठीक है, आप लोग धैर्य बना करके बैठे रहो, आंसर देते रहो फटाफट फटाफट। अब तक 21 क्वेश्चन में से किसी का गलत तो नहीं हुआ है। गलत अगर होगा तो बहुत बुरा हो जाएगा। आप लोग इतना बता दे रहे हो मैं। तो आपने आंसर कर दिया मैम, डाइंग यानी रंगाई आंसर हो जाएगा। क्या होगा, वस्त्रों को रंग देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, रंगाई कहलाती है। ठीक, वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। 22 का आंसर कर दे क्या होगा। मॉर्डेंट इज यूज्ड इन डाइंग टू, रंग में मॉर्डेंट का उपयोग किया जाता है कपड़े को मुलायम करने में, रंग स्थायी करने में, चमक बढ़ाने में, चिकनाई हटाने में। 22 का आंसर करे क्या होगा। तो आपने 22 का आंसर कर दिया मैम बी, और बी क्या हो जाएगा, रंग स्थायी करने में। क्या होगा, रंग स्थायी करने में। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। 23 का आंसर करें। मेरे गले में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही, मौसम चेंज हो रहा है, ठंडा पानी तुरंत गले में लग जा रहा है। कौन सा रंग प्रोटीन रेशो यानी ऊन और रेशम के लिए प्रयुक्त है। अम्लीय रंग है, क्षारीय रंग है, बैट रंग है, डिस्पर्स रंग है। एसिड डाई है, बेसिक डाई है और बैट डाई है एंड डिस्पर्स डाई है। आप आंसर कर दे क्या होगा।
23 का आंसर कर दें तो आपने आंसर कर दिया मैम, ये हो जाएगा अम्लीय रंग होगा। आप लोगों को मैं बता दे रही हूँ कैसे याद करोगे। यहाँ पे जो नई चीजें मुझे लगेगा कंफ्यूजन है, मैट्रिक के साथ आप लोग को समझाते हुए चलूंगी। आपने कहा मैम प्रोटीन रेशे के लिए क्या होता है, जी प्रोटीन रेशा कौन होता है, यहाँ पे ब्रैकेट में दे भी दिया कि ऊन और सिल्क होता है। तो यस मैम, आप हमेशा जानते हो कि जो भी चीज़ें होंगी प्रोटीन के लिए क्या अच्छी होती है। तो आपने कहा मैम प्रोटीन के लिए अम्ल अच्छा होता है, यानी खट्टी चीज़ें अच्छी होती हैं। और जो प्रोटीन फाइबर नहीं है, जैसे कॉटन हो गया, लिलेन हो गया, जूट हो गया, ये सब क्या हो गए। तो आपने कहा मैम ये तो हो गया वेजिटेबल वाला, यानी वानस्पतिक फाइबर हो गए। तो इनके लिए क्या बेस्ट होता है, तो आपने कहा मैम क्षारीय होगा, यानी क्या होगा, बेस कलर होगा, ठीक है, बेस रंग होगा, यानी बेस डाई होगा। तो आप कहोगे मैम कैसे इन्हें हम याद करेंगे। तो प्रोटीन के लिए अम्ल अच्छा होता है, ठीक है। प्रोटीन हम लोग खाते हैं, हम लोग क्या करते हैं, प्रोटीन खा रहे, प्रोटीन के बाद क्या करते हैं हम लोग, खट्टी चीजें थोड़ी सी खा लेते हैं। आप लोग इस तरीके से कोरिलेट करिएगा तब याद होगा, ठीक है। प्रोटीन के अगर किसी जिसको ऐसे याद है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। अगर जिन्हें नहीं याद हो रहा हो कि मैम हम कैसे जाने कि किसके लिए क्या बेस्ट होता है, तो आप लोग सुन लेना। हम लोग कोई भी चीज़ें खाते हैं, जैसे मान लो वेजिटेबल यानी सब्जी वाली चीज़ें हो गई, हम लोग साग वाग खाते हैं, हम लोग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि लगता है। बहुत कम लोग होंगे, रेयर होंगे जो लड़कियों को साग अच्छा लगता होगा, ठीक है। बाकी आदमी तो साग खा लेते हैं, ठीक है। लेकिन क्या करती है लड़कियां, साग नहीं खाती, आप बहुत अच्छे से जानते हो। तो साग क्या होता है, हम लोग कहते हैं अरे कड़वाता है, ठीक है। हम लोग क्या कहते हैं, अरे हम साग नहीं खाएंगे, पता नहीं कैसा क्या होता है। अभी आपको बताएंगे क्या होता है। हमारे यहाँ कहते हैं ना उसको, जब कोई चीज ऐसे होता कहते करछा रहा है, ठीक है। भोजपुरी वाली भाषा में क्या होगा, लोग कहते कि करछाता है, ठीक है, क्या होगा, करछाता है। तो करछाता यहाँ से छारी जोड़ लीजिएगा। तो जो भी चीजें होंगी वेजिटेबल, वो किसके लिए अच्छा होगा, तो आपने कहा मैं वो छारी रंग के लिए होगा कि वो हमें क्या है, करछा रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप कुछ भी को रिलेट करके बस याद करिएगा कि आपको याद हो जाए। और आपने कहा मैं प्रोटीन खाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, खट्टी चीजें अच्छी होती है, ठीक क्या है, प्रोटीन खाने के बाद खट्टी चीजें अच्छी होती है। यानी प्रोटीन हम लोग खा लिए तो हम लोग क्या करेंगे, खट्टी चीज खाएंगे मैम। प्रोटीन खाने के बाद हम लोग खट्टी चीजें खाते क्यों, क्योंकि वो प्रोटीन के लिए अम्लीय चीजें अच्छी होती है। अब इससे अच्छे से हम नहीं समझा सकते, इससे बढ़िया मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है। जो ट्रिक सामने आता है मैं तुरंत बता देती हूँ, अब वो भी मैं बना के नहीं रखी रहती हूँ। सामने जो दिख जाता है मैं इस तरीके से इधर उधर से करके आपको बता देती हूँ। अगर अच्छा लगे तो ठीक, नहीं तो हटा देना। बैट रंगों का प्रयोग किया जाता है, कपास है, ऊन है, रेशम है, नायलॉन है, किसके लिए करेंगे, बैट डाइज का यूज कहाँ करेंगे। आप आंसर कर दे 24 का क्या होगा, तो आपने आंसर कर दिया मैम कॉटन के लिए क्या करेंगे, बैट का प्रयोग करेंगे। अब आप कहोगे मैम इसको हम कैसे याद करेंगे कि बैट रंग कॉटन के लिए होता है। अभी आप लोगों ने देखा कि कॉटन जलता है तो कागज की जैसे स्मेल आती है, तो यस मैम हमने पीछे पढ़ा था। तो अब इससे क्या आप जोड़ने वाले हैं, तो कॉटन जब जल रहा है तो लकड़ी के जैसे महक आ रही, कागज के जैसे महक आ रही है। तो कागज किसका बनता है, आपने कहा मैम कागज लकड़ी का बनता है। कागज लकड़ी से ही कागज बनता है, क्यों बनता है ना, यस बनता है मैम। कितने पेड़ कटते हैं तो हम लोगों के लिए पेपर कागज तैयार होता है। तो क्या हुआ, आप लोग उसी लकड़ी का क्या हुआ, हम लोग बैट बना लिए, क्या हुआ, उसी लकड़ी से मैंने जब हम लोग मैम जब हम लोगों ने देखा कि लकड़ी का कागज बन रहा है तो हमने कहा लकड़ी का हम बैट भी बना लेंगे। कागज और बैट क्या होंगे, दोनों इस तरीके से करके कोरिलेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो बैट डाई किसके लिए अच्छा होगा, तो आपने कहा मैम कॉटन के लिए अच्छा होता है, ठीक है। 25 का आप आंसर करिए क्या होगा, प्रिंटिंग का क्या अर्थ है, पूरे वस्त्र को रंगना, विशेष डिजाइन क्षेत्र को रंगना, ब्लीचिंग करना और इस्त्री करना। आप आंसर कर दे प्रिंटिंग का क्या अर्थ होता है। आप आंसर कर दें कि प्रिंटिंग का क्या अर्थ होता है, तो आपने आंसर कर दिया कि मैम विशेष डिजाइन या क्षेत्र को रंगना क्या होता है, प्रिंटिंग होता है, प्रिंट करना होता है, ठीक है। कहते ना कि अरे हम गए थे क्या करने, हम गए थे प्रिंट कराने। तो ये चीजें हो गई प्रिंट, मतलब कि जो चीजें नमूना है, इस तरीके से हमने डिजाइन बनाया है, इसे हमने केवल प्रिंट कराया, ना कि पूरे इस पेज को मैंने क्या किया, पूरे कपड़े को मैंने प्रिंट कराया, ये नहीं है। क्या है, विशेष डिजाइन क्षेत्र को रंगना ही क्या है, प्रिंटिंग कहलाता है, ठीक है। ओहो एक ही क्वेश्चन था क्या, नहीं ठीक, मैंने उसे स्किप मार दिया। ऐसे मुझे लगा था एक दिन किसी मैंने और टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन को स्किप मार दिया था। 26 का आंसर करें, प्रिंटिंग की पुरानी सबसे पुरानी विधि क्या है, ब्लॉक प्रिंटिंग है, रोलर प्रिंटिंग है, स्क्रीन प्रिंटिंग है, डिजिटल डिजिटल प्रिंटिंग है। आप आंसर कर दी क्या होगा 26 का। मैंने कहा अलग अलग पार्ट ले जाने से अच्छा है कि एक ही में 125 क्वेश्चन है, सारी चीज़ों को मिक्स कर लो। कैसा लग रहा है जरूर बताना आप लोग। आप लोगों के लिए मैं कुछ ना कुछ डेली क्लास में आप लोगों के अब नया करके ले आती हूँ, ठीक, ताकि आप लोगों को चीज़ें अच्छी लगे। पता नहीं अच्छी लगती हैं कि नहीं, ये तो मुझे नहीं मालूम। आपने आंसर कर दिया कि मैम 26 का आंसर हो जाएगा ए, ब्लैक प्रिंटिंग जो होता है बहुत पुरानी विधि है, सबसे पुरानी विधि है, ठीक है, क्या है, ब्लैक प्रिंटिंग है, ठीक।
ब्लैक यानी वह ठप्पा उप्पा वाला क्या? आंसर कर दे आप लोग, क्या होगा? टाई एवं डाई को क्या कहा जाता है? यह क्या कहते हैं? प्रतिरोध रंगाई, बैट रंगाई, प्रत्यक्ष रंगाई, ब्लीचिंग। आप लोग जानते हो, आप लोग पता नहीं शायद इस बात पे यकीन कर पाओ कि नहीं, हमारे गांव में, ठीक, हमारे गांव है, ठीक, वहां पे गांव में क्या था, एक मेरा पुराना घर था, पुश्तैनी मकान थे हम लोगों के यहाँ, बहुत पुराने मकान थे, ठीक है। तो वो हमारे दादी वादी के भी जमाने से आगे से चल रहा था, ठीक, मतलब दादी मेरी अपने घर में बहू आई होगी, फिर उसकी दादी की मेरी सास आई होगी, ठीक है। तो उस जमाने का घर था, मिट्टी का घर था, ठीक। तो वहां पे क्या था, मिट्टी के घर में आप लोग जानते हो दरवाजे होते हैं, दरवाजों पे खूब बढ़िया चौखट लगे होते हैं, ठीक है, इतने चौड़े चौड़े, और खूब अच्छे 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 इस तरीके से डिजाइन, लकड़ी का पूरा एकदम, एकदम अंदर अंदर से एकदम, मतलब पूरा कर करके एकदम बनाया गया था, खूब बढ़िया एकदम डिजाइन। और जो मेन दरवाजा था इस तरीके से खूब चौड़ा सा था, एक से एक इस पे डिजाइन एकदम, मतलब खुद खुदाई कर करके, ये नहीं कि ऊपर ऊपर से, एकदम लकड़ी में गड्ढा कर करके वो दरवाजा बनाया गया था। कोई आए, पता नहीं कौन आया था, लकड़ी, जब घर गिरवाया गया तो लकड़ी वकड़ी उठा करके ले जाने कोई आया था, तो उधर से कोई जा रहा था घर से, तो कोई देखा होगा तो गया, तो हमारे बड़े पापा थे, तो गया तो कहा कि ये दरवाजा हमको दे दीजिए, जो हम लोग का मेन घर का जो दरवाजा था उस पे जो डिजाइन बना था। तो ये हुआ, ये तो लकड़ी का भाव बिक गया, अब क्या होगा, इसमें क्या रखा हुआ है? तो उसने कहा आप ये नहीं जान रहे हो, ये जो डिजाइन बनी है, ये जो आपका मेन गेट है, इस पे जो डिजाइन बना हुआ है, उस डिजाइन से हम लोग क्या करेंगे, कपड़े पे छपाई करेंगे, और भी चीजें जहाँ कहीं भी होगा हम लोग यूज करेंगे। हमने कहा अच्छा, वो जानते कहाँ का था? वो कश्मीर उश्मीर का था, पता नहीं कहाँ का था, कोई फेरी वाला था कि क्या था भगवान जाने, बस इतना सुनने में आया था कि हाँ कोई उसको मांग रहा है, समझे? तो यही क्या है, तो वो जो पीछे हमने आपको बताया कि ठप्पा, वही क्या होता है, इस तरीके से हम लोग मेहंदी लगाते हैं, इस तरीके से मान लो हो गया, इस पे पीछे कुछ हम लोगों ने लिख दिया, स्टाम्प आप लोगों ने देखा है, ऐसे हो गया, इसी को पकड़ के आपके ऐसे क्या हुआ, यही ठप्पा होता है, ठीक है। तो वही वाली चीज पे मैंने लकड़ी वाली बात याद आ गई, ठीक। अब 27 का आंसर करें। टाई एवं डाई को क्या कहते हैं? आप लोगों के घर में अगर पुराना दरवाजा होगा, पुराना घर रहा होगा, तो आप लोगों ने भी ऐसा देखा होगा, हम तो देखे थे, ठीक, बहुत छोटे तो थे, लेकिन फिर भी क्या है, हम देखे थे, वो घर मेरा बहुत पहले गिर गया। आंसर करे क्या होगा, टाई एवं डाई को क्या, तब मैं जानती भी नहीं थी कि इसका क्या मतलब होगा, जब देखी थी तो क्या हो, प्रतिरोध रंगाई, बैट रंगाई, प्रत्यक्ष रंगाई, ब्लीचिंग। 27 का आंसर करो। सॉरी, 27 का ए हो जाएगा, प्रतिरोध रंगाई, यानी जिसे रेजिस्ट डाइंग कहते हैं। डाइंग एंड प्रिंटिंग में बहुत कंफ्यूजन होता है, ये तो मैं भी मानूंगी, जब मैं भी पढ़ रही थी उसमें बहुत ही याद करो इधर से, याद करो इधर से, भूल जाता था, इतना कन्फ्यूजन, इतना कन्फ्यूजन, लेकिन रगड़ रगड़ के पढ़ते 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 ये लगा कि मतलब हाँ प्रश्न को सही कर लेंगे। आप लोग भी ऐसे जितना कहीं भी मिले प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। फिनिशिंग सुधार करती है, मजबूती, मजबूती में सुधार करेगी, रूप रंग में, स्थायित्व में, सभी में। आप बहुत अच्छे से जानते हो हम फिनिशिंग करते तो ये सारी चीजें हम देखते हैं, ठीक है। जो भी ऊबड़ खाबड़ बुनाई होती है, पीट पाट करके ठोक ठाक करके बराबर हो जाती है, रूप रंग भी बदल जाता है, स्थायित्व भी बदल जाती आ जाती है, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो आपने कहा मैम सही होगा कि बस ऐसे ही कहे जा रही हैं? तो आपने कहा आप बताओ क्या होगा, तो आपने कहा यस मैम, क्या हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। मैं तो आप लोग को बस ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए बोल देती हूँ। 29 का आंसर करे क्या होगा, मर्सराइजेशन की प्रक्रिया की जाती है, किस पे की जाती है, कॉटन पे, सिल्क पे, वूल पे, नायलॉन पे। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि मर्सराइजेशन की प्रक्रिया कहाँ होती है। तो आपने कहा मैम कॉटन पे या कपास पे, ठीक। मैं मर्सडीज, आप लोग गाड़ी सुने होंगे, आप कहोगे मैम गाड़ी कहाँ जोड़ ली, तो आप लोग कहोगे कि हम कॉटन का कपड़ा पहन के मर्सडीज में घूमेंगे, कहाँ घूमेंगे, मर्सडीज में घूमेंगे, ठीक है, इस तरीके से याद कर लेना। मर्सडीज कार जानते हो कि नहीं आप लोग, कार आती है एक मर्सडीज, ठीक है। हम महिलाएं जो हैं बहुत कम कार वार के बारे में जानते हैं, ठीक है, बस ये जानते हैं, आप लोग मानोगे नहीं, बहुत समय तक तो मैं जानती नहीं थी कौन सी गाड़ी है, गाड़ी चली जाती मैं कहती थी कार गई, सब कहते अरे कौन सी, हम कहते अरे कार गई, ठीक है। अब जब से मैं गाड़ी मतलब मैं चलाने लगी, अब वो भी आपको बताती पीछे से, मतलब मुझे कॉन्फिडेंस तो रहता है कि ठीक है स्विफ्ट जा रही है, ये किया सेल्टॉस जा रही है, किया क्रॉन्स जा रही है, ठीक है, और क्रेटा जा रही है, बेन्यू जा रही है, अर्टिगा जा रही है, ये मुझे लगता तो है, लेकिन पीछे से जब तक मैं लिखा हुआ नहीं देख लेती हूँ तब तक मुझे कॉन्फिडेंस नहीं होता। तो हम महिलाओं का ये सब थोड़ा वीक होता है, ये तो आप भी जान रहे हो। क्रिकेट के बारे में हम लोग बिल्कुल जीरो हैं, गाड़ी वाड़ी के बारे में बिल्कुल जीरो है, कोई भी गाड़ी देख ले, मारुति है, कार है, बस इतना ही होता है, ठीक है। तो आप लोग जान लो कि एक मर्सिडीज कार होती है, क्या होती है, बहुत महंगी मिलती है, मर्सिडीज होती है। तो हम लोग क्या करेंगे, मर्सिडीज में हम लोग कॉटन के कपड़े पहन, भाई गाड़ी महंगी है तो हम लोग कॉटन का कपड़ा पहन के जाएंगे ना, ताकि उतरे तो लोग देखें कि हाँ अरे ठीक ठाक है, सब होम साइंस वाले हैं, ठीक है। तो क्या होगा, मर्सिडीज में हम लोग क्या करेंगे, कॉटन का कपड़ा पहन के जाएंगे। तो याद कर लेना, याद करने में क्या ही बुराई है, कुछ भी मिले बस याद हो जाए। सल्फोराइजिंग की जाती है ताकि क्या होगा,
आप लोग जानते हो जहाँ भी सल्फराइजिंग टैग लगा होता है उसका मतलब क्या होता है कि कपड़ा सिकुड़ेगा नहीं, तो सिकुड़न रोधी किया जा सके इसलिए कौन सा टैग लगाया जाता है, तो सल्फराइजेशन का टैग लगाया जाता है। अब कहोगे मैम इससे हम क्या करेंगे, तो सैन मतलब सन, सन मतलब सूरज, आप जान लो ठीक है। सूर्य का प्रकाश पड़ा एकदम राइजेशन हो गया, राइज मतलब किरण हो गई ठीक है। जैसे सूर्य का प्रकाश निकला एकदम किरण निकल गई तो क्या हुआ, सारे जितने भी पेड़ पौधे होते हैं सिकुड़े होते हैं इस तरीके से एकदम खिल जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, कहीं आप लोग सुबह का न्यूज मॉर्निंग वाला देखे होंगे, सारी चिड़िया एकदम चहचहाने लगती हैं, फूल इस तरीके से खिलने लगते हैं, पत्तियां इस तरीके से फैलने लगती हैं। ये क्या होता है, जब सनलाइट आता है, जब सनरेज आते किरण आता है, सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो सारी सिकुड़न क्या होती है, खुल जाती है ठीक है। तो सिकुड़न रोधी बनाने के लिए क्या करेंगे, हम सल्फराइजेशन का टैग लगाते हैं ठीक है। इस तरीके से आप लोग बस याद कर लो ठीक है, क्या ही जा रहा है, नहीं याद होता मुझे मालूम है, इधर उधर से कहीं से भी याद कर लो, बस याद करना है। 31 का आंसर करे क्या होगा, ब्लीचिंग इज डन टू, ब्लीचिंग की जाती है किसके लिए, कपड़े को मजबूत करने के लिए, प्राकृतिक रंग हटाने के लिए, खुशबू जोड़ने के लिए और सतह को चिकना करने के लिए, यानी सरफेस सरफेस को स्मूथ करने के लिए। क्या होगा 31 का, आपने आंसर कर दिया मैम बी, प्राकृतिक रंग को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, ब्लीच करते हैं। अब आप कहोगे मैम इसको आप कैसे याद करेंगे, हम लोग ब्लीचिंग करते हैं ना, ब्लीच लगाते हैं ना, लगाते हो गया आप लोग, ब्लीच लगाने के बाद सारे जो भी चेहरे वेरे के रोए वोए होते सब एकदम, अगर लोकल वाला ब्लीच लगा लो एकदम पीला चमकता रहता है। हमारे स्कूल में कोई कोई लड़कियां हैं जो बहुत जानते हो, लड़कियां थोड़ी सी फैशनेबल होती हैं, वो भी गाँवों की और होती हैं, कहीं भी घूमने उमने गए ब्लीच लगा करके सब आती एकदम, जैसे लगता है पूरा बाल वाल एकदम पक गया, मुंह का एकदम पीला पीला दिखता है, तो क्या हो गया, रूप रंग बदल गया, बस याद कर लो, रंग मेन कलर चेंज हो गया ब्लीच करने से। कपास की ब्लीचिंग में प्रयुक्त रसायन है, क्या है, सोडियम हाइपोक्लोराइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ए और बी दोनों है, बी और सी दोनों है। आप आंसर करें क्या होगा, गांव में जानते हो छोटी छोटी लड़कियां लेकिन थ्रेडिंग व्रेडिंग सब बनवा के एकदम मस्त रहती हैं, आप देखते रह जाओगे, कारनामे सुनोगे तो पागल हो जाओगे। 33 का क्या होगा, आपने कहा मैम डी, ए और सी दोनों हो जाएगा। जिस दिन हमारे क्लास की लड़कियां जान जाएंगी कि हम ऑनलाइन पढ़ाते मेरा वीडियो देखने, कहेंगे मैम उसमें बुराई करती हैं हम लोगों की। 34 का आंसर करो, कौन सी फिनिशिंग कपड़े को जलरोधी बनाता है, कैलेंडरिंग है, वाटर प्रूफिंग है, सख्त करना है, टेम्पोराइजिंग है। तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि वाटर प्रूफिंग क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, वेरी गुड वेरी नाइस आंसर। फटाफट आप लोग आंसर करो क्योंकि बहुत क्वेश्चन है। कपड़े की सिकुड़न को नियंत्रित करता है तो सल्फराइजिंग ही करेगा, आप लोग बहुत अच्छे से जान लो, क्वेश्चन रिपीट होगा तो हम तुरंत हटा देंगे, बिल्कुल भी टाइम नहीं देंगे क्योंकि आपका भी समय कीमती मेरा भी है। जो फिनिशिंग कपड़े में चमक लाती है उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ तो मैं दूंगी टाइम। कैलेंडरिंग होगा, सख्त बनाना होगा, अग्निरोधी होगा, जलरोधी होगा। आपने कहा मैम आंसर हो जाएगा कैलेंडरिंग, क्या होगा 36 का आपने आंसर कर दिया मैम ये, कैलेंडरिंग हो जाएगा। अब इसको आप कैसे याद करोगे, आपने कहा मैम जो कैलेंडर लगा होता है हमारे घर में वो खूब एकदम चमकता है, कैलेंडर क्या होता है, अब वाकई कैलेंडर चमकता है यार, कैलेंडर आप कभी ध्यान से देखना। अभी जो लोकल 2 रुपए का पेपर में सब दे देते हैं मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, अगर कोई दुकान वाला होगा अपना प्रचार किया होगा, आपको कैलेंडर दिया होगा, या आप खुद जा करके कहीं बढ़िया सा शॉप पे गए वहां पे शॉपिंग करने गए, वो कैलेंडर आपको दे दिया, उस पे इतना मोटा मोटा एकदम पेज होता है, एकदम बहुत वीआईपी वीआईपी सब कैलेंडर बनाए होते हैं इस तरीके से, स्पाइरल वाला वो लगा होता है और एकदम एकदम चमकता है, तो क्या है कैलेंडर। आप कहोगे मैम मेरी कहती हैं कि कैलेंडर चमकता है, बस हो गया बात खत्म। 37 का आंसर कर दे क्या होगा, 37 का, कपड़े को सिल्वट रोधी बनाने की प्रक्रिया कहलाती है, वॉश एंड वेयर फिनिशिंग, सल्फराइजेशन, सल्फराइजिंग या सल्फराइजिंग, मर्सराइजिंग एंड ब्लीचिंग। कपड़े की को सिल्वट रोधी बनाने के लिए, तो आपने कहा मैम एकदम रटा के छोड़ेंगी क्या, यस एकदम रटा करके ही छोड़ेंगे। अरे सॉरी 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 सॉरी, क्या है, कपड़े की सिल्वट रोधी बनाने की प्रक्रिया, वॉश एंड वेयर फिनिशिंग, वॉश, इस क्वेश्चन को आप लोग देखना तो मेरे हिसाब से सल्फराइजिंग ही होगा क्योंकि सिल्वर रोटी बनाने की प्रक्रिया, देख लेना क्या होगा। यहाँ पे आंसर ये दिया लेकिन पता नहीं क्यों मुझे कुछ डाउट लग रहा है, आप इस क्वेश्चन को आप लोग खुद देख लीजिएगा ठीक है, या तो इसे आप हटा दीजिएगा, जरूरी नहीं कि यही आ ही जाएगा, इसी के बिना हमारी नौकरी रुके जा रही है ठीक है, तो ऐसा भी क्वेश्चन हमें नहीं करना है ठीक। 38 का आंसर करें, 38, क्वेश्चन नंबर 38 क्या होगा, कौन सी रंगाई विधि बांधने और रोकने की तकनीक पर आधारित है, आप बहुत अच्छे से जानते हो, इंग्लिश वाला शब्द पढ़ लेना तब आंसर आपका निकल जाएगा, रेजिस्ट की बात कर रहा है ठीक है, टाई एंड रेजिस्ट। आप आंसर करें, टाई एंड डाई है, प्रत्यक्ष रंगाई यानी डायरेक्ट डाई है, डिस्पर्स डाई है, एंड डाई है। अब बता दे क्या होगा, आप आंसर कर 38 का क्या होगा, फटाफट आप लोग आंसर करो। 38 का आपने आंसर कर दिया कि मैम 38 का हो जाएगा टाई एंड डाई, क्या होगा, टाई एंड डाई ठीक है। इसी को क्या करते हैं हम, बांध करके
रंगाई की विधि को बांधने और रोकने की तकनीक कहते हैं। ठीक है, 38 का आपने आंसर कर दिया। 39 का आंसर करें क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 39, रंगाई में रंग को रोकने के लिए मोम का प्रयोग कहलाता है। यानी हम क्या करते हैं, जहां जिस कपड़े पे हमें जिस जगह पे, यहाँ पे मान लो हमें कलर नहीं लाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मोम लगा देंगे, यहाँ पे वैक्स लगा देंगे। ठीक है, अब बाकी कपड़े कपड़े पे मुझे कलर चढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, कपड़े को इस तरीके से जो भी कलर होगा उसमें हम डिप कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कलर मोम लगाया तो कलर नहीं चढ़ेगा, बाद में मोम को क्या करते हैं, हम हटा देते हैं। उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, बाटिक प्रिंटिंग कहेंगे, ब्लॉक प्रिंटिंग कहेंगे, रोलर प्रिंटिंग कहेंगे, स्क्रीन प्रिंटिंग कहेंगे। 39 का आप आंसर करो क्या होगा? जब तक मैं चारों ऑप्शन एक्सप्लेन कर दें तब तक आप लोग आंसर दे देते। आपने आंसर किया है मैम, बाटिक प्रिंटिंग हो जाएगा। क्या होगा? बाटिक प्रिंटिंग हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। 40 का आंसर करें आप लोग क्या होगा? स्क्रीन प्रिंटिंग में प्रयुक्त स्क्रीन बनी होती है कपास का, नायलॉन का, ऊन का, रेशम का। स्क्रीन प्रिंटिंग में प्रयुक्त स्क्रीन बनी होती है, किसकी बनी होती है? आंसर करना तो जरा 40 का। तो आपने आंसर कर दिया मैम, 40 का नायलॉन का बना होता है। किसका? नायलॉन का बना होता है। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। 41 का आप आंसर कर दो। धीरे से मैं खींचूं तो आपको आंसर दिख जाता है। कौन सी प्रिंटिंग उभरे हुए डिजाइन देती है? पिगमेंट प्रिंटिंग, डिस्चार्ज प्रिंटिंग, ब्लॉक प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग। आप बहुत अच्छे से इसका आंसर दे पाओगे। क्या होगा? आपने कहा मैम हम लोग तो सबका आंसर दे ही देते हैं अच्छे से। 41 का हो जाएगा सी, फ्लॉक। अच्छा मैंने ब्लॉक पढ़ा क्या? गलत। क्या है? फ्लॉक प्रिंटिंग जो होगा क्या होगा? उभरे हुए डिजाइन देते हैं। क्या होगा? उभरे हुए डिजाइन देंगे। ठीक है, 42 का आंसर करें आप लोग क्या होगा? डिस्चार्ज प्रिंटिंग का अर्थ है क्या है? किसी विशेष रंग भाग के रंग को हटा देना। मैंने डिस्चार्ज कर दी। आप लोग सुने होंगे अस्पताल से क्या हुआ, अरे फला व्यक्ति अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए। ठीक है, डिजाइन को रंग से में जोड़ देना, पूरे कपड़े को रंगना, चमक जोड़ना। आप आंसर करें क्या होगा 42 का? तो आपने आंसर कर दिया कि मैम 42 का आंसर हो जाएगा किसी विशेष भाग से रंग को क्या करना, हटा देना। ठीक है, मैंने इस तरीके से फूल बनाया, मैंने ऊपर बताया अगर क्या है यहाँ से मुझे इस कलर को गायब करना है तो उसको क्या कहेंगे? डिस्चार्ज कहेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको फटाफट फटाफट मैं 125 क्वेश्चन रिवीजन करा दूंगी। आप लोग सोच भी नहीं सकते, 31 मिनट में हम लोग 43 क्वेश्चन कर ली। स्पीड हम लोग की बहुत अच्छी है। 43 का आंसर करें। कौन सी प्रिंटिंग निरंतर छपाई के लिए रोलर का उपयोग करती है? रोलर प्रिंटिंग तो आप बहुत अच्छे से जान लिए कि मैम रोलर दिया है तो रोलर ही आंसर हो जाएगा। यस, आपको दूर कहीं जाना ही नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा? रोलर प्रिंटिंग आंसर हो जाएगा। 44 का आंसर करें क्या होगा? रंग की दृढ़ता का अर्थ है द कलर फास्टेंस ऑफ डाई रेफर्स टू। क्या होगा? चमक होगा, स्थायित्व होगा, कोमलता होगा, लचीलापन होगा। 44 का आप आंसर करें क्या होगा? तो आपने 44 का आंसर कर दिया बी, स्थायित्व होगा। क्या होगा? ड्यूरेबिलिटी होगा यानी स्थायित्व होगा। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। 45 का आंसर करें क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 45, प्रत्यक्ष रंग किसके लिए प्रयुक्त है? कपास के लिए, ऊन के लिए, नायलॉन के लिए, रेशम के लिए। प्रत्यक्ष रंग किसके लिए प्रयुक्त होता है? प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट डाई की बात कर रहा है। कपास के लिए होगा, ऊन के लिए होगा, नायलॉन के लिए होगा, रेशम के लिए होगा। डायरेक्ट डाई का यूज हम करेंगे, आपने कहा मैम कॉटन पे करेंगे। किस पे? कॉटन पे करेंगे। ठीक है, हम कॉटन पहन के मर्सिडीज में जा रहे थे, कॉटन पे हम लोग क्या कर रहे थे, साग हम लोग को खट्टा छारी लग रहा था, एकदम करछा रहा था। ये सब चीजें आप धीरे धीरे कोरिलेट करते चलिएगा। 45 का आपने कहा मैम ये हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। 46 का आप आंसर करते क्या होगा? जो फिनिश आग से सुरक्षा देती है वो क्या है? तो फ्लेम प्रूफ फिनिशिंग है यानी अग्निरोधी है। अगर अग्निरोधी हिंदी वाला ना होता तो थोड़ा सा आप लोगों को समझने में दिक्कत होती कि मैम फ्लेम प्रूफ क्या होगा, तो अग्नि फिनिशिंग क्या होगा। अगर जलरोधी होगा तो वाटर प्रूफिंग होगा, चमकदार फिनिशिंग होगा तो कैलेंडरिंग होगा। तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 46 का ए हो जाएगा। कैसे क्वेश्चन लग रहे हैं बीच बीच में जरा सा आप लोग कुछ बताते चलना। 47 का आंसर करें। कौन सा टॉपिक चाहिए कमेंट बॉक्स में, अब आप लोग लिखते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, ऐसे ही आप लोग अपनी अपनी चीजें बता दिया करो कि मैम ये चाहिए। आप लोग लिख देते हो ना तो मैं मुझे बहुत ज्यादा वर्क करने की जरूरत नहीं होती कि फला व्यक्ति ने ये कहा है, लाओ मैं क्वेश्चन मांग लेती हूँ। तो ये चीजें मेरा क्या होता है, थोड़ा सा मेरा हेल्प हो जाता है। ऐसे मुझे ही सोचना पड़ता है क्या पढ़ाऊँ क्या पढ़ाऊँ। अच्छा मैंने ये पढ़ा दिया, ये नहीं पढ़ाया, तो आप लोग मांग लेते हो ना तो ये लगता है चलो आप लोगों ने मांग लिया। ठीक है, 47 का आंसर कर दे। ऑप्टिकल ब्राइटनर का प्रयोग किया जाता है सफेदी देने के लिए, खुशबू जोड़ने के लिए, रेशा मजबूत करने के लिए, कपड़ा मुलायम करने के लिए। 47 का आप आंसर करें क्या होगा? तो आपने 47 का आंसर कर दिया ए, सफेदी देने के लिए। क्या होगा? सफेदी देने के लिए। ठीक है, 48 का आंसर करें क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 48, टिकाऊ फिनिश का अर्थ है अस्थायी प्रभाव, लंबे समय तक प्रभाव, चमकदार सतह, इनमें से कोई नहीं।
48 का आंसर पहले क्या होगा, तो आपने आंसर कर दिया कि मैम 48 का बी हो जाएगा, लंबे समय तक प्रभाव। क्या होगा, लंबे समय तक प्रभाव। ठीक। 49 का आंसर करें क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से कौन अस्थायी फिनिश है, स्टार्चिंग है, सल्फराइजिंग है, अग्निरोधी है, जलरोधी है। 49 का आप आंसर कर दे क्या होगा, तो आपने 49 का आंसर कर दिया मैम ये होगा। क्या होगा, अस्थायी फिनिशिंग की बात स्टार्चिंग होगा। हम लोग माड़ लगाते हैं, स्टार्च कर लगाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, अरे मुझे याद ही नहीं आ रहा है, रिवाइव, जिसे हम रिवाइव कहते हैं। हम दुपट्टा काटन का लगाते हैं, आप लोग को मैं बताती हूँ, हमेशा मेरी मम्मी क्या करती, जैसे कपड़ा धुलता है, जैसे ही धुलेगा उसमें क्या करेंगे, कुछ मेरे पास ऐसे कपड़े भी हैं, लीलन वगैरह हैं, खाकी के हैं, तो उनमें क्या करती वो रिवाइव हमेशा लगा देती, पूरे कपड़े में, दुपट्टे में नहीं पूरे कपड़े में भी रिवाइव लगा देती है। ठीक है, उससे कपड़ा बहुत अच्छा हो जाता है भाई, एकदम कपड़ा जैसे लगता है कितना मजबूत हो गया, एकदम नया हो गया, एकदम पूरा सख्त सख्त एकदम टाइट टाइट हो जाता है, बहुत अच्छा भी लगता है, जहाँ पहनो वहीं इस तरीके से एकदम फोल्ड हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। तो क्या होगा, अस्थायी फिनिशिंग यही है, 2 बार 3 बार धुल दो तो फिर खत्म होते होते एकदम खत्म हो जाता है। जैसे आपने एक बार कर दिया, फिर धुला, फिर उसे फैला दिया तो दोबारा असर रहता है, तीसरे बार भी थोड़ा सा रहेगा, चौथे पांचवें बार में एकदम खत्म हो जाएगा, आपका कपड़ा एकदम नॉर्मल हो जाएगा। इसलिए क्या, ये अस्थायी फिनिशिंग होती है। ठीक, वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। 50 का आंसर कर दो, कपड़े की मजबूती बढ़ती है, किससे बढ़ेगी, मर्सराइजेशन से, कैलेंडरिंग से, ब्लीचिंग से, प्रिंटिंग से। मजबूती की बात कर जा रही है, की जा रही है, तो आपने कहा मैम कैलेंडरिंग तो कपड़े को चिकना बनाता है, ब्लीचिंग क्या करता है आप बता, तो जरा सा फटाफट फटाफट आंसर करे 50 का। आपने कह दिया मैम 50 का आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 50 का हो जाएगा मर्सराइजेशन। हम मर्सडीज में बैठ रहे थे मैम कॉटन पहन करके, ताकि कॉटन हमारा मजबूत हो, कॉटन हमारा मजबूत है तभी तो हम लोग बैठ रहे हैं मर्सडीज में। यस भाई, हम लोग मर्सडीज में घूम रहे हैं। कौन सी प्रिंटिंग असमान रंग प्रभाव देती है, बाटिक प्रिंटिंग है, रोलर है, स्क्रीन है, डिजिटल प्रिंटिंग है। 51 का आंसर करे क्या होगा, तो आपने 51 का आंसर कर दिया मैम ये बाटिक प्रिंटिंग हो जाएगा। क्या, कौन सा प्रिंटिंग असमान रंग प्रभाव देता है, ठीक है, तो कौन होगा, बाटिक प्रिंटिंग होगा। ठीक है, इस तरीके से आप पढ़ते चलो आगे बढ़ते चलो। 52 का आंसर करें, रेशे की पहचान की जाती है जलाने की परीक्षण द्वारा, स्पर्श द्वारा, सूक्ष्मदर्शी द्वारा, उपरोक्त सभी द्वारा। आप लोग जानते हो बर्निंग टेस्ट होता है, टच टेस्ट होता है, माइक्रोस्कोपिक टेस्ट होता है, तो ये तो सारे होते हैं मैम। बिदौंड टेस्ट होता है, बिदौंड मतलब फाड़ना, चिड़ करके हम कपड़े को देखते हैं कि कैसी आवाज आती, कर्र से आई, कैसे आई, ठीक है, चरचराहट की आवाज आती है, आप लोग जानते हो सारी चीजें, होम साइंस के स्टूडेंट सब जानते हो। 52 का आपने आंसर कर दिया मैम डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, क्या होगा, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। 53 का आंसर करें क्या होगा, रेशम जलने पर कैसी गंध देती है, कागज जैसा, बाल जैसा, प्लास्टिक जैसा, लकड़ी जैसा। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि रेशम हो गया, वूल हो गया, दोनों जलते हैं, तो कैसे जलते हैं, बाल के जैसे जलते हैं। ठीक है, बर्निंग हेयर की तरह क्या होते हैं, गंध आती है। ठीक, 53 का क्या हो जाएगा, आपने कहा मैम ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। हो क्या होगा, 53 का आंसर आपने बता दिया। 54 का आप आंसर कर दो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 54, जो रेशा पुनः निर्मित हो रहा है क्या होगा, रियान होगा, कपास होगा, ऊन होगा, रेशम होगा। आप आंसर कर दे, जो रेशा पुनः निर्मित होता है क्या होगा, पुनः निर्मित तो आप जानते हो कि मैम रेयान होता है, वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। 54 का आपने कर दिया मैम कि 54 हो जाएगा, ए रेयान हो जाएगा, वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर, रेयान ही आंसर सही है। 55 का आप आंसर करें क्या होगा, नायलॉन का प्रयोग किया जाता है रस्सियां और पैरासूट बनाने में, स्वेटर बनाने में, साड़ी बनाने में, चादरें बनाने में। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो नायलॉन का प्रयोग कहाँ होता है, रस्सियां और क्या है, पैरासूट बनाने में होता है, क्योंकि पैरासूट मजबूती चाहिए होती है और ये बहुत ही मजबूत होता है। आप बहुत अच्छे से जानते हो, 55 का हो गया, ए रस्सियां पैरासूट हो जाएगा। ठीक है, कल मेरी छुट्टी रहेगी, कल मतलब कल क्या है, तो 5 तारीख को छुट्टी रहेगी। आपका ये वीडियो 4 को रिकॉर्ड हो रहा है, 5 को क्या है, तो आप लोग वो जानते हो गुरु नानक जी की जयंती है, तो इस उपलक्ष्य में छुट्टी है। ठीक है, कार्तिक पूर्णिमा वाला स्नान है। ठीक, तो मैंने कहा लाओ क्लास रात में जब करके रिकॉर्ड कर ले लो, थोड़ी सी लंबी क्लास हो जाएगी, फिर कल छुट्टी है तो 1-2 क्लास तब रिकॉर्ड कर लूँगी ताकि मेरा थोड़ा सा भरपाई हो जाए। 56 का आंसर करें, इधर 2 दिन मैंने क्लास पूरे में रिकॉर्ड किया था। आप लोग सोच लो दीपावली छठ पूजा वगैरह में ये सारी चीज़ें चल रही थी, उधर मुझे मौका ही नहीं मिला कि मैं रिकॉर्ड करूँ, क्योंकि क्लास बच्चों का स्कूल में एग्जाम होने लगा, इस वजह से मेरे पास थोड़ी सी व्यस्तता ज़्यादा हो गई। लेकिन मैंने उस व्यस्तता का आपके क्लास पे असर नहीं होने दिया। आप लोगों को ये चीज़ मुझे माननी चाहिए, ठीक है, कि चाहे मेरी परिस्थिति जो भी हो, क्या बताओ, मेरे पास हमेशा क्या इस तरीके से समय होता होगा कि मैं डेली आप लोग का 1 घंटे का क्लास रिकॉर्ड कर लेती हूँ और सारी चीज़ों को झेलते हुए। मेरे पास भी ऐसे सिचुएशन होते, संडे वाला क्लास मैंने आप लोगों का कितने मुश्किलों में लगाया था,
पिछले संडे यानी जो संडे अभी बीता है कौन सा, 31 तारीख था कि 30 तारीख, 1 तारीख था शायद, जो जो नहीं 3 को जो संडे था, 3 को ही था, हाँ 3 को जो संडे था, आप 2 को जो संडे था, आप लोगों ने देखा होगा इतनी मुश्किल परिस्थिति में मेरा बीता कि मैं रात को आप लोगों का 12-1 बजे तक क्लास में अपलोड करके सोई थी, ठीक है। तो उस समय भी ऐसी परिस्थिति कभी कभी हो जाती है, लेकिन आप लोग नहीं समझोगे ना, क्योंकि आप लोगों को सब कुछ बना बनाया मिल जा रहा है। एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे रहे हो, क्वेश्चन मिल जा रहा है, तो इसलिए आप लोगों को मेरी कीमत का एहसास नहीं होता है कि मैं आप लोगों के लिए क्या करती हूँ। आप कहोगे मैं ऐसा क्यों बोल रही है, हमें होता है कीमत का एहसास। अगर होता तो चैनल पे सब्सक्राइबर भी बढ़ते, ठीक है, क्लास को देखा भी जाता। कमेंट आप लोग कहने पे कर रहे हो, कमेंट की शिकायत नहीं है, ठीक है। लाइक भी आप लोग कर रहे हो, इसकी भी शिकायत नहीं है। कोई ऐड नहीं देख रहा है, ठीक है। मैं हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग थोड़ा सा ऐड देख लिया करो। पूरे दिन भर में एक क्लास देख लो, उसमें से 1 मिनट बस ऐड देख लो, 2 मिनट बस ऐड देख लो, लेकिन आप लोगों को क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। लेकिन इसीलिए अब मैंने भी सोच रखा कि आप लोगों से कुछ नहीं कहेंगे। जब तक मुझसे हो पाएगा, जितना हो पाएगा आप लोगों के लिए करते रहेंगे, आप लोगों से लिए कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है। तो 57 का आंसर करो, अब इसके बाद सच में मैं कुछ नहीं बोलूंगी। रेशो को सूत में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कताई होगी, वीविंग होगी, बुनकर यानी नीटिंग होगा, और सिलाई होगा। इंग्लिश वाला टर्म आप लोग जरूर देख लेना, इसीलिए मैंने कहा टेक्सटाइल को जरूर बाइलिंगुअल दीजिएगा, चाहे कोई क्वेश्चन देना चाहे ना देना। तो 56 का आपने आंसर कर दिया मैम, स्पिनिंग यानी कताई हो जाएगी। क्या होगा? कताई हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन होता है, इसलिए ह्यूमन फिजियोलॉजी हो गया और ये हो गया, ये सारे क्वेश्चन क्या है, इंग्लिश वाले जरूर होने चाहिए। सूत से कपड़ा बनाने की प्रक्रिया कहलाती है? वीविंग यानी बुनाई हो गया, स्टिचिंग यानी सिलाई हो गया, एम्ब्रॉयडरी यानी कढ़ाई हो गया, फिनिशिंग यानी परिष्करण हो गया। सूत से कपड़ा बनाने की प्रक्रिया अभी पीछे आप लोगों ने देखा था, अभी ये देख लो, सूत से कपड़ा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? तो आपने कहा मैम सूत से अगर हम कपड़ा बना रहे हैं तो उसे हम बुनाई यानी वीविंग ही कहेंगे, तो यस वीविंग कहेंगे। देख लो आंसर, 58 का आंसर करे क्या होगा? 2 प्रकार के सूत से बुना कपड़ा कहलाता है, बुना हुआ कपड़ा कहलाएगा, बुना कपड़ा कहलाएगा। यहाँ देख लो, वोवेन फैब्रिक होगा, नीटिंग फैब्रिक होगा, नॉन वोवेन होगा, एंड क्या होगा, क्रोशिया कपड़ा होगा। आप इंग्लिश वाला शब्द देख लेना, यहाँ पे देखो, बुना हुआ कपड़ा, बुना कपड़ा, कुछ अंतर ही नहीं है। यहाँ अभुना कपड़ा क्या है, अब बताओ ऐसा कौन सा शब्द हो जाएगा, मतलब अभुना कपड़ा होगा, ठीक है। तो हिंदी वाले शब्दों पे ना जाके इंग्लिश वाले से आप लोग आंसर करिएगा। आपने आंसर कर दिया मैम, वोवेन फैब्रिक जो होगा 2 प्रकार के सूत को मिला करके बनाया हुआ कपड़े को हम कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर कर दे क्या होगा? कपड़े में लंबाई की दिशा वाले सूत को कहते हैं। तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, वार्प एंड वेफ्ट होता है, तो वार्प मतलब क्या हो गया, ताना हो गया, वेफ्ट मतलब बाना हो गया, ये चीजें आप जानते हो। तो जो लंबाई में जाता है मैम, ये ताना होता है। लंबा लंबा लोग ताना मारते हैं, अरे 25 साल से पढ़ रही हैं, 20 साल से पढ़ रही हैं, आपकी लड़की की नौकरी नहीं लगी। अरे पढ़ती भी है कि दिन भर मोबाइल लेके कान में लीड लगा करके घूमती रहती है, हम तो देखते जब देखते हैं तब लीड लगाई रहती है। हो सकता है भाई पढ़ती हो, हम तो नहीं जान रहे हैं। तो ये क्या है, लंबे लंबे लोग ताना मार रहे हैं, तो ताना कैसा होता है, लंबा होता है, और बाना कैसा होता है, लेटा हुआ होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा, ये आपको याद कराने के लिए मैंने कहानी गढ़ दी है, ठीक है, कि आपकी लड़की पढ़ती है कि नहीं, बाकी लड़की तो जानती है ना कि हम पढ़ रहे हैं। 60 का आंसर करें, कपड़े में चौड़ाई की दिशा वाले सूत को क्या कहते हैं? तो आपने कहा मैम वेफ्ट यानी बाना कहते हैं, इसको तो मुझे पढ़ाने की आई थिंक जरूरत नहीं होगी। आपने कहा नो मैम, हम लोग ऐसे ही बहुत तेज हैं, आप झूठे ही में पढ़ा देती हैं। रेशे की रंग सूखने की क्षमता बढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? स्काउरिंग कहलाएगी, मोडेटिंग कहलाएगी, मर्सराइजिंग कहलाएगा, कैलेंडरिंग कहलाएगा। आप आंसर कर दे, आपने कहा मैम चिकना चिकना कैलेंडर होता है, हम लोग कॉटन पहन के मर्सरीज में जाएंगे ताकि मजबूत होगा, ठीक है, मजबूती से हम लोग बैठेंगे मजबूत बन करके। अब 2 आंसर आपका बच रहा है। आपने कहा मैं उस स्काउरिंग क्या होता है? तो ऊन से जो गंदगी निकाली जाती है स्काउरिंग होती है। अब 61 का आंसर कर दे क्या होगा? आपने कहा मैम एक ऑप्शन आपने छोड़ दिया, यही मॉडरेटिंग जो होगा, यही क्या होगा, रेशे की रंग सोखने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? मॉडरेटिंग कहते हैं। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। 62 का आप आंसर कर दे क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 62 क्या होगा? कौन सी फिनिशिंग कपड़े पर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकती है? अग्निरोधी फिनिश होगा, रोगाणुरोधी फिनिश होगा, कठोर फिनिश होगा, चमकदार फिनिश होगा। 62 का आप आंसर कर दे क्या होगा? तो आपने 62 का आंसर कर दिया मैम, बी हो जाएगा आंसर, और बी यानी रोगाणुरोधी यानी क्या है, एंटी माइक्रोबियल फिनिशिंग जो होगा ये हो जाएगा, ठीक है। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। इंग्लिश वाला शब्द देखना तुम लोग, आप लोग क्या होगा, इस तरीके से भी लिख देगा, एंटी बैक्टीरियल, ठीक है, देगा इंग्लिश ही, लेकिन ऐसे लिख देगा। आप बिल्कुल भी मत सोचना कि रोगाणुरोधी वहां देगा, एकदम नहीं देगा, ऐसे ही देगा, देवनागरी लिपि में ऐसे लिख देगा, आप लोग समझते रह जाओगे। इसलिए मैं कहती हूँ इंग्लिश वाले शब्द को जरूर देखा करें आप लोग।
63 का आंसर करें। दो या अधिक रेशों को मिलाने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? ब्लेंडिंग कहलाएगी, कताई होगी, बुनाई होगा, परिष्करण होगा। कभी कभी आप लोगों के लिए मेरे मुंह से तुम निकल जाता है, तो इसके लिए आप लोग मुझे प्लीज माफ कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि छोटे बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या अक्सर उन सबों को तुम ही कहना पड़ता है, ठीक है। बहुत जब अच्छा काम सब करते हैं तब आप मुंह से निकलता है, ठीक, नहीं तो हमेशा तुम ही कहा जाता है। इसलिए क्या है, मेरी आदत बिगड़ी हुई है, आप लोगों को भी कभी कभी तुम निकल जाता है, इसके लिए मुझे सॉरी, प्लीज दिल से सॉरी, ठीक है। आप लोग माफ़ कर देना मुझे। तो 63 का आंसर कर दीजिए। आपने कहा मैम ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्लेंडिंग हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। हमेशा संभालते संभालते कभी कभी गलती हो जाती, ठीक है। कभी मैंने अक्सर देखा कि आप लोगों के लिए मुझे तुम निकल जाता है। निम्न में पहले तो बहुत निकलता था, अब तो ज़्यादा ही संभाल ले गए निम्न, लेकिन ये चीज़ है, आप लोगों को आप कहते कहते अब क्लास में भी मैं बच्चों को बहुत ज़्यादा आप कहती हूँ। वो सब भी सोचती हैं, कभी कभी सब कहती हैं कि मैम का जब मूड सही रहता है तो मैम हमेशा आप कहती हैं। बच्चे भी इस चीज़ को वाच करते हैं भाई, कि मैम का मूड कब खराब है, कब सही है। निम्न में से कौन पुनः निर्मित सेलुलोज रेशा है? ऊन है, रेयान है, नायलॉन है, रेशम है। तो आप बहुत अच्छे से जान रहे हो 64 का क्या आंसर होगा। आपने कहा मैम भी रेयान होगा। तो आप लोगों के साथ कुछ अच्छाइयाँ भी है, ठीक है, कि वहाँ पे उन बच्चों को रिस्पेक्ट मिल जाती है जो एकदम क्या है जो एकदम मतलब दुष्टों में गिने जाते हैं, डांटे जाते हैं, रोज डांट खाते हैं, लेकिन आप लोगों की वजह से वो भी आपके हकदार हो जा रहे हैं। 65 का आंसर कर दे। 65 का आंसर कर दिया आपने। कहा नायलॉन निर्माण के दौरान प्राप्त उप उत्पाद है, क्या है? मीथेन है, पानी है, हाइड्रोजन है, अमोनिया है। यानी कह रहा नायलॉन का जब निर्माण हो रहा है तो उप उत्पाद क्या है? 65 का आपने आंसर कर दिया है कि मैम जो उप उत्पाद होंगे क्या होंगे? पानी होगा। क्या होगा? पानी होगा, ठीक है। 46 मिनट में हम लोग कितने क्वेश्चन कर लिए? 65 क्वेश्चन कर लिए। स्पीड तो आप लोग की अच्छी थी, ये तो मैं मानूंगी। कपड़े का कठोर बनाया जा सकता है किससे? स्टार्च से, अग्निरोधी से, मर्सराइजी से, रंगाई से। तो अभी मैंने आप लोगों से कहा ना कि कपड़ा क्या हो जाता है, एकदम मोटा हो जाता है, एकदम थिक हो जाता है, खूब कड़ा कड़ा हो जाता है। तो किससे? आपने कहा मैम स्टार्च से हो जाता है। किससे? स्टार्च से, ठीक है। 67 का आंसर करें। 67, ओहो 67 करते आंसर दिखा दिया। रंगाई और प्रिंटिंग में मुख्य अंतर क्या है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। पूरा कपड़ा बनाम डिजाइन क्षेत्र, रंग का प्रकार होगा। एक सेकेंड, ओहो, रंग का प्रकार होगा, उपयुक्त तापमान होगा और रेशा प्रकार होगा। आप आंसर करें, क्या हो जाएगा? आप आंसर कर दें। आपने आंसर कर दिया होगा मैम। 67 का आपका आंसर हो जाएगा पूरा कपड़ा बनाम डिजाइन क्षेत्र हो जाएगा। इंग्लिश वाला देख लेना, फुल फैब्रिक वर्सेस डिजाइन एरियाज हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर करिए, फटाक से आंसर कर दे। डिजिटल प्रिंटिंग में रंग कैसे लगाया जाता है? रोलर द्वारा लगाएंगे, जेट नोजल द्वारा लगाएंगे, ब्लैक द्वारा लगाएंगे, स्क्रीन द्वारा लगाएंगे। आप आंसर कर दे किसके द्वारा लगाएंगे। तो आपने आंसर कर दिया कि मैम 68 का आपका आंसर हो जाएगा बी। और बी यानी जेट नोजल्स के द्वारा हम इस डिजिटल प्रिंटिंग पे क्या करेंगे? रंग लगाएंगे, ठीक है। 69 का आंसर कर दे। रंग हटाकर डिजाइन बनाने की विधि है, क्या है? रेजिस्ट प्रिंटिंग है, डिस्चार्ज प्रिंटिंग है, ब्लॉक प्रिंटिंग है, स्क्रीन प्रिंटिंग है। 69 का आप लोग आंसर करें। आप लोगों को दिख रहा होगा कि डाइंग एंड प्रिंटिंग से क्वेश्चन ज़्यादा उठाएगा, ठीक है, ये टफ भी पोर्सन हो जाता है। तो 69 का आपने आंसर कर दिया मैम बी, डिस्चार्ज प्रिंटिंग हो जाएगा। क्या होगा? डिस्चार्ज प्रिंटिंग होगा, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर करें। 70 क्वेश्चन हम लोग आ गए। आंसर करें। कौन सा रंग पानी में अघुलनशील होता है? बैट रंग होगा, अम्लीय रंग होगा, क्षारीय होगा, प्रत्यक्ष होगा। बैट होगा, एसिड होगा, बेसिक होगा, इनडायरेक्ट होगा। आप आंसर कर दे 70 का क्या होगा। तो आपने 70 का आंसर कर दिया कि मैम ए यानी बैट डाई हो जाएगा। क्या होगा? बैट डाई क्या होता है? पानी में अघुलनशील होता है। आप कहोगे मैम कैसे याद करेंगे? अगर हम बैट दें आपको, बैट बॉल खेलने वाला, तो क्या आप बैट को पानी में घोल दोगे? आपने कहा नहीं मैम हम धुल करके सुखा देंगे, लेकिन घोलेगा तो नहीं। तो आप ऐसे याद कर दो कि जल में कौन सा कलर अघुलनशील होगा। तो आपने कहा मैम बैट हमारा पानी में कभी नहीं घुलेगा। अब आपसे हमेशा ये याद रहेगा, कभी आपको भूलेगा भी नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर करें। कौन सा रेशा सेलुलोज एसीटेट से बनाया जाता है? पॉलिएस्टर है, एसीटेट है, नायलॉन है, रेशम है। आप लोग जानते हो मेरा ट्रिक आपके प्रश्न में ही छुपा होता है, क्योंकि बच्चा अलग से ट्रिक याद करेगा कि प्रश्न ऐसे ही ऑलरेडी हम लोग के ऊपर इतनी जिम्मेदारी है याद करने की। तो आपने कहा मैम एसीटेट जो हो जाएगा, क्या होगा? सेलुलोजिक एसीटेट से बनाया जाता है, ठीक। 72 का आंसर कर दें। क्वेश्चन नंबर 72, खींचने के बाद कपड़े का
आप अपनी आकृति में लौटना क्या कहलाएगा? प्रत्यास्थता यानी रेजिलेंसी होगी, इलास्टिसिटी यानी लचीलापन होगा, फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीला होना होगा, टेनेसिटी यानी तन्यता होगा। आप आंसर कर दिए क्या होगा 72 का? आपने 72 का आंसर कर दिया मैम। लचीलापन यानी इलास्टिसिटी हो जाएगा। क्या होगा? इलास्टिसिटी हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। आप लोग आंसर कर दो। हम लोग 50-50 पे शायद आ चुके हैं। आप लोग कहोगे मैम 50 से हम आगे चल रहे हैं, ठीक है। 125 क्वेश्चन है ना, तो 125 का आधा कितना होगा? आपने कहा मैम 50-50 ऐसे ही हो गया, और 12 दूना 24, तो 50-10 तो 62 क्वेश्चन पे ही होगा। हम लोग 10 क्वेश्चन आगे चल रहे हैं मैम। 73 का आंसर कर दे क्या होगा? 73। कपड़े की नमी सोखने की क्षमता क्या कहलाएगी? छिद्रता यानी पोरोसिटी, शोषण क्षमता यानी एब्जॉर्बेंसी, डेंसिटी यानी घनत्व, ब्राइटनेस यानी चमक। 73 का आंसर करे क्या होगा? तो 73 का आपने आंसर कर दिया कि मैम 73 का हो जाएगा बी, यानी एब्जॉर्बेंसी यानी शोषण क्षमता। 73 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 74 का आंसर करे क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 74, कपड़े की गुच्छे बनने से बचने की क्षमता कहलाती है। कपड़े की गुच्छे बनने से बचने की क्षमता कहलाती है। तो गुच्छा बनने का मतलब क्या हुआ? लचीलापन हो गया, एंटी पीलिंग गुण हो गया, प्रत्यास्थता हो गया, शोषण क्षमता हो गया। तो आपने कहा मैम एंटी पीलिंग पर प्रॉपर्टी हो जाएगा। आप इसका मतलब बहुत सब अच्छे से समझते हो। अभी ठंडी आई है, स्वेटर वेटर है, छोटे 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 क्या होते हैं, इस तरीके से गांठ निकल जाते हैं, इन्हें ही हम पीलिंग कहते हैं, ठीक है। जिसे हम लोग क्या कहते हैं? रुई निकल गया, कपड़ा रुआ गया है, ठीक है, सस्ता मिल गया, ये मिल गया, ठग लिया, 1000 गाली देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? एंटी पीलिंग प्रॉपर्टी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 75, दबने के बाद कपड़े का अपनी आकृति में पुनः प्राप्त करना या पुनः करना क्या कहलाता है? शोषण क्षमता यानी ऑब्जर्वेंसी, टेनेसिटी तन्यता, रेजिलेंसी प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी लचीलापन। आंसर करें क्या होगा? 75 का आंसर कर दे। आपने कहा मैम प्रत्यास्थता हो जाएगा। जब पूछे कि पुनः आकृति में आ जाए या अपना आयतन प्राप्त कर ले, तो उसके लिए आप प्रत्यास्थता को याद करेंगे, ठीक है। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। आप लोग आंसर कर ले रहे हो, ये देख करके बहुत अच्छा लगता है। 76 का आप आंसर कर दें। जो फिनिशिंग कपास को सिलवटों से बचाती है वह है? अग्निरोधी फिनिशिंग है, वॉश एंड वेयर फिनिशिंग है, चमकदार फिनिशिंग है, जलरोधी फिनिशिंग है। कपड़ों में सिलवटों से बचा रहे, ये प्रश्न पीछे भी था, जरा सा देखना, तो मैंने छोड़ दिया था आप लोगों के लिए। तो यहाँ वॉश एंड वेयर फिनिशिंग दिया है, इसके मतलब ये ऑप्शन सही ही होगा, ठीक है। आप लोग चेक कर लेना जरा सा। दो दो जगह अगर दिया है तो हो सकता है सही हो, क्योंकि दो जगह गलती नहीं हो सकती है, ठीक है। कहते हैं ना कि गलती एक आध जगह होती है, जब कई बार रिपीट हो तो उसे गलती नहीं माना जाता, उसे बदतमीजियां बदमाशियां मानी जाती है। 77 का आंसर करे क्या होगा? कौन सी रंगाई विधि में यांत्रिक दबाव का उपयोग होता है? पैड डाइंग में, डिप डाइंग में, स्क्रीन डाइंग में, एंड टाई एंड डाई में। आप आंसर करते क्या होगा 77 का? तो आपने 77 का आंसर कर दिया मैम ए, पैड डाइंग हो जाएगा। क्या होगा? पैड डाइंग हो जाएगा, ठीक। 78 का आंसर कर दे। जो फिनिश कपड़े को चिकनाई और चमक देती है क्या कहलाता है? कठोरता, अग्निरोधी बनाना, कैलेंडरिंग, सल्फोराइजिंग। मैं देखती हूँ 25-25 क्वेश्चन को लोग एक एक घंटे में कराते हैं, इधर उधर की चीज एक्सप्लेन कर। मैं नहीं करे को पढ़ाते नहीं है, पढ़ाते वो भी हैं। मैंने भी कई बार पीछे जो भी आप लोग टेस्ट सीरीज देखोगे, 25-25 क्वेश्चन को मैं भी पूरा एक्सप्लेन करके 1-1 घंटा 1.5-1.5 घंटे मैंने भी पढ़ाया है। लेकिन अभी मेरा पर्पज क्या है? इतना मैं कम समय में इतना क्वेश्चन क्यों करा रही हूँ? क्योंकि आप लोग का एग्जाम आने वाला, मैं सब रिवीजन करा रही हूँ। क्या करा रही हूँ? सारी चीज़ों का मैं रिवीजन करा रही हूँ कि फटाफट सारे प्रश्न आपकी आंखों से एक बार ऐसे गुजर जाएं। मैं ये चाह रही हूँ, ठीक है। आप लोग मेरे मोटिव को समझिए कि मैं करा क्या रही हूँ। ये तो नहीं लगता होगा करे लेकर क्या रही, फटाफट फटाफट कराते चली जा रहे। आप लोगों का इस तरीके से मैं सारी चीज को रिवाइज करा देना चाह रही हूँ कि आपकी आंखों से सारी सरसरी नजर से क्या हो जाए, सारी चीजें एक बार गुजर जाएं। आप लोग अपने से पढ़ करके एक बार सेल्फ स्टडी से गुजार लो, एक बार इस तरीके से मेरे से गुजार लो, फिर एक आध बार और वीडियो देख लेना। ऐसे करके आपकी बहुत सी चीज़ें मैं क्या करूँगी, सारी चीज़ें कंप्लीट करा दूंगी। लगभग लगभग आप लोगों का फिजियोलॉजी मैंने कंप्लीट ही करा दिया, बस इतना मान के चलो। टीजीटी वालों के लिए मैंने जितना भी फिजियोलॉजी पढ़ा दिया, अगर वो मेरे चैनल की वीडियो पढ़ लेते हैं तो टीजीटी पीजीटी वालों के लिए कहीं अलग से भटकने की जरूरत नहीं। जितना मैंने फिजियोलॉजी करा दिया है, फिजियोलॉजी का प्लेलिस्ट बनाया, जा करके प्रॉपर देख सकते हो। अगर एक भी क्वेश्चन मेरे फिजियोलॉजी पढ़ाए हुए से छूट जाए तो मैं गारंटी, एक आध क्वेश्चन छोड़ दो, ठीक है, 100% की कोई गारंटी नहीं लेता है, नहीं तो 99% क्वेश्चन मेरे क्लास से आएंगे।
इतना आप मान करके पढ़िएगा। मैंने टेक्सटाइल लगभग लगभग बहुत सी चीज़ें रिवाइज करा दिया है और प्रसार शिक्षा का भी मैंने करा रखा है। बस आप लोग जा करके पढ़ो, तो आपको पढ़ना नहीं है तो फिर बातें भी आप लोग बनाते रहोगे। आपने आंसर कर दिया मैम। जो फिनिशिंग कपड़े को चिकनाई देता है, तो चिकनाई कौन दे रहा है? आपने कहा मैम कैलेंडर चिकना होता है, तो यस कैलेंडर चिकना होता है। 79 का आंसर कर दो। मैं सोचती हूँ बातें नहीं करूंगी लेकिन निकल ही जाता है। कपास की रंगाई से पहले कौन सी प्रक्रिया की जाती है? प्रिंटिंग है, फिनिशिंग है, स्काउरिंग और ब्लीचिंग है और केवल मर्सराइजिंग है। कपास की रंगाई से पहले कौन सी प्रक्रिया की जाती है? आप आंसर कर दे 79 का। तो आपने कहा मैम 79 का आपका आंसर हो जाएगा स्काउरिंग एंड ब्लीचिंग हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। क्या होगा? स्काउरिंग एंड ब्लीचिंग हो जाएगा। 80 का आंसर कर दे। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 80। रेशे की तन्यता का अर्थ क्या है? तनाव सहने की क्षमता, लचीलापन, चमक और शोषण क्षमता। 80 का आंसर करे। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 80। 80 का हो जाएगा ए, तनाव सहने की क्षमता क्या होती है? रेशे की तन्यता का अर्थ होता है। ठीक है। 81 का आंसर करे। क्या होगा? मर्सराइजेशन में प्रयुक्त रसायन है सोडियम हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, सोडियम कार्बोनेट है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। मर्सराइजेशन जब हो रहा है कॉटन पे, तो किस रसायन का प्रयोग करके किया जा रहा है कि कपड़ा मजबूत हो रहा है? तो आपने कहा मैम सोडियम हाइड्रोक्साइड का हम प्रयोग करते हैं। किस विधि में? मर्सराइजेशन में। किस पे होता है? कॉटन पे। क्यों किया जाता है? ताकि कपड़ा मजबूत हो। क्या करते हैं? प्रयुक्त करते हैं कौन सा रसायन? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। कितने प्रश्न बन गए ना इससे? अब सारे प्रश्न को अगर आप एक जगह देख लो तो पूरा हम लोग मर्सराइजेशन को पढ़ लिया। ठीक है, तो इस तरीके से तैयारी आप करते रहो। कहाँ क्वेश्चन भाग करके जाएगा? 82 का आंसर करे। क्या होगा? कौन सा रेशा सबसे कम नमी सोखता है? रेशम में पॉलिएस्टर है, कॉटन है, वुल है। तो इन सब में क्या होगा? तो आपने कहा मैम पॉलिएस्टर जो होगा सबसे कम पानी को सोखेगा, नमी को सोखेगा। इसीलिए गर्मी में क्या करते हैं? पॉलिएस्टर को स्किप कर देते हैं। ठीक है, ठंडी में इसे पहनते हैं। 83 का आंसर कर दे। क्वेश्चन नंबर 83। वस्त्र परीक्षण में रेशे की मजबूती जांची जाती है। रंग दृढ़ता परीक्षक, ज्वाला परीक्षक यानी फ्लेम टेस्टर और तन्यता परीक्षक, सिलवट पुनर्प्राप्ति परीक्षक। आप आंसर कर दे परीक्षण। आप आंसर कर दे 83 का। क्या होगा? 83 का आप आंसर कर दो। क्या होगा? तो आपने 83 का आंसर कर दिया है मैम, सी हो जाएगा। यानी तन्यता परीक्षक जो होगा वस्त्र परीक्षण के रेशे की मजबूती, यानी खींच करके तान करके हम देख रहे हैं कि कपड़ा कितना मजबूत है। कहते हैं ना, एक तरफ तुम पकड़ो एक तरफ हम पकड़े, खींचते हैं कितना मजबूत है। ठीक है, तो क्या होगा? तन्यता नहीं, तान दिए, खींच दिए। ठीक है, कपड़े की मजबूती जांचने के लिए। 84 का आंसर कर दे। धुलाई के बाद कपड़े की सिकुड़न कहलाती है आयामी परिवर्तन, अपशिष्ट सिकुड़न, अवशिष्ट सिकुड़न, सल्फराइजेशन, कठोरता। आप आंसर कर दे। क्या होगा? तो 84 का आपने आंसर कर दिया कि मैम 84 का आपका आंसर हो जाएगा बी, सॉरी अवशिष्ट सिकुड़न हो जाएगा। ठीक है, रेजिडुअल श्रिंकेज हो जाएगा। 85 का आंसर कर दे। क्वेश्चन नंबर 85। हम लोगों के पास अभी बहुत क्वेश्चन बचा है भाई, फटाफट आप लोग आंसर करो। कपड़े की गिरावट का क्या अर्थ है? कपड़े की चमक है। कपड़ा कैसे गिरता या लटकता है? और सूत की मरोड़ है। कपड़े का वजन है। आप आंसर करो। क्या हो गया 85 का? तो 85 का आपने आंसर कर दिया मैम बी, कपड़ा कैसे गिरता या लटकता है। क्या हो जाएगा? कपड़े की गिरावट का अर्थ होगा। ठीक, 86 का आप आंसर कर दे। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 86। कपड़े की घिसाव प्रतिरोधक क्षमता कहलाती है शोषण क्षमता, लचीलापन, घिसाव प्रतिरोध, तन्यता। तो आप बहुत अच्छे से जान रहे हो। एब्जॉर्ब नहीं, एब्राशन। ठीक, रेजिस्टेंस क्या होगा? घिसाव प्रतिरोध वाला आंसर ही आपका सही होना चाहिए। तो आपने कहा सही नहीं होना चाहिए मैम, यही है। हाँ, तो यस यही है। क्या है? यही है। ठीक है, 87 का आंसर कर दे। क्वेश्चन नंबर 87। कौन सी परीक्षा तैयार कपड़े की चिकनाई बताती है? कौन सी परीक्षा, मतलब कौन सा टेस्ट जो होगा तैयार कपड़े? चलो, सतह घर्षण परीक्षण, ज्वाला परीक्षण, मजबूती परीक्षण, जलन परीक्षण। कोई कोई ऐसा प्रश्न होता है ना, शब्द होते हैं, किस पूछना पड़ता है। आपने आंसर कर दिया मैम सतह घर्षण, यानी सरफेस फ्रिक्शन टेस्ट जो होगा ये तैयार कपड़े की चिकनाई को बताती है। यस, वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। 88 का आंसर कर दे। क्वेश्चन नंबर 88। स्थायी फिनिश वह होती है जो धुलाई में हट जाती है, अस्थायी प्रभाव देती है, कपड़े के जीवन भर बनी रहती है और मजबूती घटाती है। 88 का आंसर कर दे। क्या होगा? तो 88 का आपने आंसर कर दिया मैम सी, कपड़े के जीवन भर बनी रहती है। क्या? कपड़े के जीवन भर बनी रहती अच्छा, उत्तरी स्थायी फिनिशिंग की बात कह रहा है। ठीक है, चलो, ऐसा ऐसा प्रश्न मिला है। चलो खैर कोई नहीं। 89 का आंसर कर दे। कपड़े की वह क्षमता जिससे वह मोड़ के बाद सामान्य रूप ले लेता है। प्रत्यास्थता, मैंने कहा ना, जब अपनी पुनः आकृति प्राप्त कर ले, प्रत्यास्थता होगा, चॉपवेंट्री होगा, टेनेसिटी होगा, फ्लेक्सिबिलिटी होगा। तो आपने आंसर कर दिया कि मैम जब वो पुनः अपनी आयतन को धारण कर ले रहा है
तो हम प्रत्यास्थता के साथ जाएंगे, इलास्टिसिटी रेजिलेंसी के साथ जाएंगे। यस, वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर, वेरी नाइस आंसर, लाइस नहीं थी। फिनिशिंग में कपड़े की कठोरता मापी जाती, थोड़े समय होता है ना, बोलते 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 जैसे लगता है कि अब ना बोले, एकदम मुंह ही दर्द करने लगता है। 90 का आंसर कर दे। तन्यता परीक्षण, मोड़ लंबाई परीक्षण, ज्वाला परीक्षण, घर्षण परीक्षण। 90 का आंसर कर दे, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 90। तो 90 का आंसर हो जाएगा मैम बी, मोड़ परीक्षण, मोड़ लंबाई परीक्षण। ठीक है, 90। अब इसके बाद 10 क्वेश्चन हो जाएगा, फिर 100, फिर 125। चलो 91 का आंसर करे, क्या होगा? इंग्लिश वाला तो ढक जा रहा है, चलो इतना ही छोटा कर दे रहा। ठीक, रंगाई से पहले प्रतिरोध पेस्ट से डिजाइन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? रजिस्ट प्रिंटिंग, रोलर प्रिंटिंग, बाटिक प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग। 91 का आप आंसर कर दे, क्या होगा? तो आपने कहा मैम रजिस्ट प्रिंटिंग, क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, 92 का आंसर कर दे, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 92। कौन सी फिनिशिंग कृत्रिम रेशों में स्थैतिक आवेश को रोकती है? अग्निरोधी फिनिश, एंटी स्टैटिक फिनिश, जलरोधी फिनिश, कैलेंडर फिनिश फिनिश। 92 का आंसर करें तो 92 का हो जाएगा बी, एंटी स्टैटिक फिनिश। क्या होगा? एंटी स्टैटिक फिनिश। ठीक है, 93 का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 93। पॉलिएस्टर रेशो के लिए प्रयुक्त रंग है, क्या है? पॉलिएस्टर की बात कर रहा है। अम्लीय रंग होंगे, क्षारीय रंग होगा, डिस्पर्स होगा, बैट होगा। तो आपने कहा मैं बैट को हम क्या करेंगे? पानी में घोलेंगे तो घुलेगा नहीं, तो बैट कलर किस क्या है? अघुलनशील है। क्या है? अघुलनशील है, वो घुलता नहीं है। पॉलिएस्टर पे कौन सा कलर प्रयोग होगा? आपने कहा मैम ये जो एसिड वाला होता है ये प्रोटीन के लिए बेस्ट हो, ठीक है, और ये जो बेस वाला होता है ये साग सब्जी वाले यानी वेजिटेबल वाले पे होगा। ठीक है, तो अब आपका क्या बचता है? आपने कहा मैम आप बताना चाह रही हैं कि जो डिस्पर्स डाई होगा ये पॉलिएस्टर के लिए होगा, तो पॉलिएस्टर के लिए नहीं, आपको मैं ये बताना यहाँ पे चाही हूँ कि अम्लीय कलर जो होगा वो प्रोटीन फाइबर के लिए बेस्ट होगा। बेस कलर यानी क्षारीय कलर होगा जो डाई होगा वो किसके लिए बेस्ट होगा? तो आपने कहा मैम लीलन हो गया, कॉटन हो गया, इसके लिए होगा, तो यस इसके लिए होगा। लेकिन जितने भी होंगे आर्टिफिशियल होंगे उनके लिए क्या होगा? तो डिस्पर्स डाई होगा। आई थिंक आप लोगों का लास्ट होते होते डाई तो क्लियर हो ही गया होगा। जो मैं बताने की कोशिश करी हूँ आप लोग जरूर उसे समझे होंगे। ठीक है, मुझे कभी कभी लगता है कि आप लोग मेरी बात समझते हो, कभी कभी लगता है पता नहीं समझे कि नहीं समझे, पता नहीं क्यों ऐसा मेरे अंदर से हो जाता है। ऐसे मुझे लगता है कि आप लोग मेरी बात को समझते हो। ठीक है, 94 का आंसर करें। कपड़े से साइज हटाने की प्रक्रिया कहलाती है, अब बताओ स्काउरिंग है, डी साइजिंग है, मर्सराइजिंग है, ब्लीचिंग है। तो आपने कहा मैम जब साइज को हम हटा रहे तो डी साइज होगा। आप कहोगे मैम ये कैसे, आप बता लेंगी? हम लोगों ने पढ़ा ना कि कैल्शिफिकेशन होता है, एक डी कैल्शिफिकेशन होता है ना। तो आपने कहा मैम कैल्शिफिकेशन का मतलब हमारी हड्डियों में कैल्शियम का जुड़ना, और हड्डियों से कैल्शियम का निकल जाना क्या हो गया? तो आपने कहा मैम डी कैल्शिफिकेशन हो गया। तो जब हम कपड़े से उसको हटा दे रहे हैं तो डी साइजिंग होगा ना। तो यस मैम, इसमें इतना सोचना क्या है? तो आपने कहा मैम कपड़े से साइज को हटा देने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? डी साइजिंग कहलाएगा। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। ऑप्टिकल ब्राइटनर का उपयोग किया जाता है सफेदी बढ़ाने के लिए, व्हाइटनर आप लोग इतने अच्छा पढ़ लेना, मजबूती बढ़ाने के लिए, खुशबू जोड़ने के लिए, लागत घटाने के लिए। 95 का आप आंसर कर दे। 95 का आपने आंसर कर दिया मैम ए, व्हाइटनर यानी सफेदी लाने के लिए। देखो सच में मैंने ब्राइटनर कहा, व्हाइटनर का, सफेदी वाला आंसर भी हो गया। 90, हाँ ठीक, 90 पे मुझे लगा 93 है। 96 का आप आंसर कर दे, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 93। जो फिनिश कपड़े को जलने से बचाती हो जलरोधी होगा, जलने से बचा रही भाई, तो अग्निरोधी होगा। क्या होगा? अग्निरोधी, फ्लेम प्रूफ, प्रूफ फिनिश हो जाएगा। ठीक, 97 का आंसर करे, क्या होगा? कपास के सिकुड़न को नियंत्रित करने की प्रक्रिया कैलेंडरिंग, सल्फराइजिंग, ब्लीचिंग, स्काउरिंग। अतः बहुत अच्छे से जानते हो सिकुड़न रोधी टैग क्या होता है? सल्फराइजिंग होता है। 97 का हो जाएगा बी। कितना घंटा उंटा हुआ है तो हम देखें, 1 घंटा 3 मिनट हो गए। चलो हम लोग हैं अपने टाइम में, कोई बात नहीं। 125 क्वेश्चन अगर हम लोग 1 घंटे में कर लिए तो हम लोग एकदम बहादुर हैं। जो फिनिश कपड़े को कठोर बनाती है, क्या स्टार्चिंग है, मुलायम बनाना, ब्रशिंग है, जलरोधी है? तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कपड़े को क्या करता है? कठोर कर देता है, क्या? स्टार्च कर देता है। 99 का आंसर करें। मर्सराइजेशन प्रक्रिया में प्रयुक्त रसायन है सोडियम हाइड्रोक, क्वेश्चन पढ़ा है ना, तो क्या होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा। क्या होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा। कुछ क्वेश्चन लास्ट में रिपीट जरूर हो जाता है, ये आप लोग देखते होंगे। 100 का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 100। ऊन और रेशम के लिए सबसे प्रयुक्त रंग है, अम्लीय रंग है, डिस्पर्स रंग है, बैट रंग है, प्रत्यक्ष रंग है। ऊन और रेशम यानी प्रोटीन, प्रोटीन खाने के बाद हम लोग क्या खाते हैं? हम लोग खट्टा खा लेते हैं, हम लोग एसिड खा लेते हैं। क्या हो जाएगा? आपने कहा मैम
अम्लीय रंग हो जाएगा। 101 का आंसर करें। कौन सी प्रिंटिंग उभरे हुए डिजाइन देती है? रोलर होगा, फ्लॉक होगा, डिस्चार्ज होगा और बाटिक होगा। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि मैम फ्लॉक क्या है, उभरा उभरा वो देता है, डिजाइन देता है। तो यस देता है, क्यों देता है कि नहीं, आपने कहा यस मैम दे देता है। यही आपका आंसर सही हो जाएगा, 101 का आंसर हो जाएगा बी। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। 102 का आंसर कर दो, क्या होगा? कपड़े की चमक बढ़ती है कैलेंडर से, सनराइजिंग से, स्काउटिंग से, डिसाइजिंग से। तो आपने कहा मैम कैलेंडर चमकता है, अभी आपने बताया था। बिल्कुल, वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। 103 का आंसर कर दें। रेशे की नमी सूखने की क्षमता क्या कहलाती है? शोषण क्षमता, तन्यता, लचीलापन, प्रत्यास्थता। आप आंसर कर दें। 103 का आपने आंसर कर दिया, शोषण क्षमता होगा। क्या होगा? शोषण क्षमता होगा, यानी ऑब्जॉर्बेंसी होगी। कितना पानी सोख ले रहा, क्या चीजें कर ले रहा, वही आंसर होगा। 104 का आंसर कर दे। 104 का कौन सी फिनिशिंग कपड़े की सिलवटें कम करती है? तो वॉश एंड वेयर फिनिशिंग, इसके मतलब यही आंसर सही हो जाएगा। क्यों मैम? क्योंकि ये 3 बार मिल चुका है। आप लोग भी एक बार लेकिन नेट पर सर्च जरूर कर लेना, ठीक है। अंधभक्ति वाली चीजें नहीं होनी चाहिए। 105 का आंसर करें। कपड़े पर रंग का स्थायित्व क्षमता कहलाती है। दृढ़ रंग, दृढ़ रंग, दृढ़ता, तन्यता, लचक और शोषण। तो कपड़े के रंग को स्थायी कर रहा है, तो स्थायी कौन करेगा? आपने कहा मैम यही कर देगा। कलर दृढ़ता, दृढ़ है मेरा एकदम दृढ़ संकल्प हम लिए हैं कि 2026 में हम एक सीट लेकर के रहेंगे, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। तो जब हम दृढ़ संकल्प है तो क्या होगा? उसे कोई हिला ही नहीं सकता है, ठीक है। आंसर हो गया आपका ये वाला। 106 का आंसर कर दे, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 106। जो फिनिश जीवाणु वृद्धि रोकता है, रोगाणुरोधी होगा, अग्निरोधी, जलरोधी, सल्फराइजिंग। तो आप बहुत अच्छे से जान रहे हो, एंटी माइक्रोबियल फिनिशिंग हो जाएगा। 107 का आंसर कर दे। कपड़े से रंग हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? डिस्चार्ज प्रिंटिंग, रेजिस्ट प्रिंटिंग, रोलर प्रिंटिंग, पिगमेंट प्रिंटिंग। आप आंसर कर दे, क्या होगा? तो आपने कहा मैम कि 107 का आंसर हो जाएगा डिस्चार्ज प्रिंटिंग हो जाएगा। क्या होगा? डिस्चार्ज प्रिंटिंग हो जाएगा। इस तरीके से कर करके कैसा क्वेश्चन लग रहा है, जरूर अपना अनुभव साझा करना मुझसे। कपड़े में लंबाई की दिशा वाले सूत्र, तो आपने कहा मैम बाना ताना होगा। आप ही ने कहा कि ताना लोग लंबे लंबे मारते हैं, ठीक है। अब क्या है प्रश्न नंबर कौन सा था भाई? 9, क्वेश्चन नंबर 9। चलो छोटा कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कर दो। कपड़े की ऊपरी सतह के रेशे काटकर चिकनाई लाने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? शेयरिंग होगा, ब्रशिंग होगा, कैलेंडरिंग होगा, स्टार्चिंग होगा। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो क्या होगा। 109 का आपने आंसर कर दिया मैम, शेयरिंग होगा। क्या होगा? शेयर करने वाला नहीं, मैं कहती हूँ ना क्लास शेयर करते, लेकिन आप लोग करते तो हो नहीं। आप लोग कहते मैम कर क्या है, अरे कहाँ किए हो, किए होते तो कोई तो आता पढ़ने। कौन सा रेशा जलने पर जले बालू जैसी गंध देता है? ऊन है, कपास है, पॉलिएस्टर है, रेयान है। 110 का आंसर करो। आप लोग तमाम जगह जगह जुड़े हो, अगर वहाँ क्लास आप लोग शेयर कर देते तो हो सकता है किसी को जरूरत होती तो खोजते खोजते आ जाता। लेकिन आप लोग सेल्फिश हो, सोचते हो हम पढ़ेंगे तो दूसरा भी आके पढ़ेगा, तो कंपटीशन से कंपटीशन नहीं बढ़ती है। इससे आप लोग अपने में देखते हो कि कौन कितने में है, कितना आंसर कर रहा है। तो आपने 1010 का आंसर कर दिया कि मैम ये हो जाएगा, ऊन हो जाएगा। क्या जले हुए बालों जैसे गंध तो कौन देगा? ऊन देगा। 1011 का आंसर कर दे आप लोग। 111 का आंसर कर दो, क्या होगा? दो या अधिक रेशों को मिलाकर गुण सुधारने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आंसर करे, क्या कहलाएगी? कताई होगा, मिश्रण होगा, बुनाई होगा, रंगाई होगा। तो 111 का आंसर आपने कर दिया कि मैम बी हो जाएगा, यानी मिश्रण होगा, यानी ब्लेंडिंग होगा। क्या होगा? ब्लेंडिंग होगा, ठीक है। आप हाँ ठीक, आंसर कर दे, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 112। अब हम लोग फटाफट अपने क्वेश्चन के करीब आ चुके हैं। जो फिनिश कपड़े को धूल से बचाती है, अग्निरोधी होगी, सल्फराइजिंग होगी, एंटी स्टैटिक होगा, कठोर फिनिश होगा। आप आंसर कर दे, क्या होगा? तो आपने कहा मैम 112 का आंसर हो जाएगा आपका एंटी स्टैटिक फिनिशिंग होगा, ठीक है। एंटी स्टैटिक होगा। कितने का था जी? 12 का, इसका मतलब 13 इसी में था। चलिए मैंने छोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करें। कौन सी फिनिशिंग ऊनी कपड़े को चिकनाई प्रदान करता है? ऊनी कपड़े की बात कर रहा है, तो ऊनी कपड़े को चिकनाई कौन प्रदान करेगा? आप आंसर कर दे तो जरा सा। आपने कहा मैम 113 का आप आंसर कर रही हैं, तो यस उसी की मैं बात कर रही हूँ। तो आपने कहा मैम इसका आंसर हो जाएगा शेयरिंग। क्या होगा? शेयरिंग हो जाएगा, ठीक। शेयरिंग जो नहीं हम लोग पढ़ते हैं वही वो शेयरिंग, और शेयरिंग नहीं है लिखा हुआ इस तरीके से। रंगाई से कपड़े कपास की शोषण क्षमता बढ़ाने की प्रक्रिया है। डीसाइजिंग है, मर्सराइजिंग है, ब्लीचिंग है, स्काउरिंग है। 114 का आंसर कर दिया। आपने कहा मैम स्काउरिंग हो जाएगा। क्या होगा? स्काउरिंग हो जाएगा, ठीक। 115 का आंसर कर दे, क्या होगा? रेशे की मजबूती मापी जाती है न्यूटन, ग्राम प्रति डेनियर, सेंटीमीटर, माइक्रोन। 115 का आंसर कर दे, क्या होगा? आपने आंसर कर दिया मैम बी, ग्राम प्रति डेनियर। क्या होगा? ग्राम प्रति डेनियर।
116 का आंसर कर दे क्या होगा, जो फिनिशिंग कपड़े की सिलवटों को बचाती सनफराइजिंग वॉश एंड वेयर रही। तो प्रश्न एकदम रट मारा। तो आपने कहा मैम 16 का बी हो जाएगा, वॉश एंड वेयर फिनिशिंग हो जाए। कम से कम 5-6 जगह हो चुका। 17 का आंसर कर दे, कौन सा रेशा जलने पर कागज जैसे, ये भी कई जगह हो गया, कागज जैसी गंध देती। तो आपने कहा मैम कॉटन है। क्या है, कॉटन है। हम लोग इसीलिए कहते हैं कि जब कॉटन से ये बन रहा है तो हम लोग बैट बना लेते हैं। सारी चीजें आप लोग पढ़े हो। ड्रैप शब्द का अर्थ है कपड़े का कैसे गिरता है, लटकता है। कपड़े का लचीलापन, कपड़े की मजबूती, रंग का। ये भी आप लोगों को क्वेश्चन रट गया होगा जो हमसे पढ़ रहे हैं। आपने कहा मैम कपड़े कैसे गिरता और लटकता है, यही क्या है, ड्रेपेबिलिटी शब्द होता है। यस मैम, हम लोगों ने पढ़ा है, हम लोगों को याद भी है। ठीक है, तो याद रहना चाहिए। 19 का आंसर करे क्या है, कौन सा परीक्षण है कपड़े की लचीलापन बताता है। मोड़ व लंबाई परीक्षण, मजबूती परीक्षण, घिसाव परीक्षण, ज्वाला परीक्षण। 19 का आंसर कर दिया आप लोगों ने कि मैम 19 का हो जाएगा ए, मोड़ लंबाई परीक्षण। क्या हो जाएगा, मोड़ यानी ब्लेंडिंग। आप लोग इस मोड़ पे मत जाना कि वो दाएं बायां वाला मोड़ होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ब्लेंडिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1020, आप लोगों का 5 क्वेश्चन और बचा हुआ है। कैसा लगा जरूर बताना इस तरीके से। और मैं क्या लाऊं आप लोग बता देना। कपड़े पे गोली जैसे गुच्छे बनने का कारण क्या है, सतह पर ढीले रेशे, कसकर काता हुआ रेशा, मजबूत मरोड़, गहरी रंगाई। तो आप जानते हो जो ढीले रेशे होते हैं शायद उन्हीं में होगा। तो आपने कहा मैम शायद नहीं, सतह पर ढीले रेशे की वजह से क्या होता है, वो निकल आता है। चलें ठीक है। ओहो, 101 का आंसर कर दे। 121 का आंसर करें, खिंचाव के बाद रेशे की अपनी मूल आकृति पाने की क्षमता कहलाती लचीलापन, प्रत्यास्थता, तन्यता, शोषण। 121 का आपने आंसर कर दिया कि मैम हो जाएगा लचीलापन यानी इलास्टिसिटी हो जाएगी। पुनः अपनी आकृति में आ रहा है कि खींचने के बाद। तो आपने कहा नहीं मैम खींचने के बाद, तो खींचने के बाद तो लचीलापन ही, रबड़ हम खींचते हैं छोड़ देते हैं तो अपने आकार में आ जाएगा। अब आपने आंसर कर दिया कि मैम 122 का आंसर कर दो क्या होगा। 122 क्या है, धुलाई के बाद कपड़े का रंग बने रहने की क्षमता कहलाती है। आपने कहा मैम यही दृढ़ है, रंग दृढ़ता। तो यस यही होगा। अब आप लोग आ जाओ 10123 पे आ जाओ। 123 रेशे के रंग का समान वितरण करने की प्रक्रिया होगा। पैडिंग होगा, स्काउरिंग होगा, रंग स्थायीकरण होगा, लेबल डाइंग होगा। 23 का आपने आंसर कर दिया मैम डी, लेबल डाइंग होगा। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। आप लोग फटाफट कर दो, यही आप लोग का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। कैसा लगा जरूर बताना, कमेंट बॉक्स में 2 शब्द मेरे लिए भी लिख देना। ठीक है, रात को 10 बजे 11 बजे बैठ करके आप लोग का क्लास शूट करती हूँ, लेकिन बदले में कुछ नहीं। खैर चलो कोई बात नहीं है। ठीक है, किस रेशे में सबसे अधिक लचीलापन होता है, ऊन में, नायलॉन में, कपास में, पॉलिएस्टर में। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो ऊन क्या होता है, फैलता है। आपने कहा नहीं में ऊन से भी कोई बेस्ट आंसर है, तो यस है। क्या होगा, नायलॉन हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। क्या होगा, नायलॉन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप लोग देख लिया करो। अब लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का है 125 क्वेश्चन। 101 घंटा 11-12 मिनट में हम लोग 125 क्वेश्चन कर लिए, बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, कौन से फिनिश कपड़े की स्थायी रूप से चिकना और चमकदार बनाती, कैलेंडिंग है, स्टार्चिंग, अग्निरोधी है, सनफोराइजिंग है। तो सिकुड़न रोधी हो जाता है, ये अग्निप्रोप हो जाएगा, ये कड़ा करेगा और यही चिकना कर देगा। तो 125 का आंसर हो जाएगा ए। इस तरीके से आप लोगों का हंसते गाते रोते खेलते आप लोग का मैंने 125 क्वेश्चन का टेक्सटाइल्स का कंप्लीट करा दिया। ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आप लोग प्लीज़ 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 ऐड देख लिया करो। आप लोगों से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है, कमेंट बॉक्स में जाकर के कुछ 2 शब्द लिख देना। अब इसके बाद किस पे वीडियो चाहिए जरा सा वो भी कुछ लिख देना। फिलहाल ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।